नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य समाचार। यह है बिग न्यूज बिग शो और मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। बिग न्यूज बिग शो में आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव की और खास तौर पर आज बात होने जा रही है हरियाणा और दिल्ली में जो चुनाव प्रचार है वो अब थम चुका है। सभी प्रत्याशी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, अपने अपने पक्ष में वोटों की मांग कर रहे थे, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थी, लेकिन 6 बजे चुनाव प्रचार थम चुका है। 25 मई को हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में और 1 विधानसभा में उपचुनाव होना है और वहीं पर बात दिल्ली की करें तो दिल्ली में भी 7 सीटों पर 25 मई को मतदान होना है। 25 मई को हरियाणा की जनता किसे मत देगी ये हम जनता पे छोड़ते हैं। बहरहाल 4 जून को आप सबके सामने इसके नतीजे आ ही जाएंगे और 25 मई को 8 राज्यों में 58 सीटों पर मतदान होना है। छठे चरण में हरियाणा की 10 लोकसभा पर मतदान होगा और दिल्ली की 7 सीटों पर जनता मतदान करेगी। चुनाव प्रचार थमने के बाद अब जो उम्मीदवार हैं वो घर घर जाकर वोट की अपील कर सकेंगे, लेकिन अब बाजे गाजे का और रैली का जो शोर चल रहा था पिछले कई दिनों से या कहिए कि पिछले कई महीनों से, वो अब थम चुका है। हरियाणा की 10 जो लोकसभा सीटें हैं इसका गणित हम विस्तार से समझेंगे। ये जो चुनाव प्रचार रहा इसमें क्या खास रहा ये भी आज के सुविशेष बुलेटिन में हम जानने की कोशिश करेंगे। हम आपको बता दें कि जो 2019 का लोकसभा चुनाव था उसमें किस पार्टी की कितनी सीटें थी, कौन किस पे जीता था, कितना मार्जिन रहा था, वो भी हम आपको आज के इस विशेष शो में बताएंगे। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से बड़े बड़े उम्मीदवार हैं और जो आसानी से चुनाव जीतने की कगार पर हैं और साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि कहां कहां पर कड़ी टक्कर है। उम्मीदवारों ने इस लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए कौन कौन से स्टार प्रचारकों को अपनी कंस्टिट्यूएंसी में बुलाया, कौन कौन आया और किसने क्या कहा, इन सारी बातों पर इस विशेष शो में आज काफ़ी लंबी चौड़ी बात होने वाली है। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हरियाणा में जो वीआईपी कैंडिडेट्स हैं वो कौन कौन से हैं और कौन से वो 4 बड़े राजनीतिक दल हैं जिनकी साख इस वक्त दांव पर लगी है। भारतीय जनता पार्टी 10 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के साथ चुनाव मैदान पर है, तो वहीं पर कांग्रेस ने इस बार आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया है। 9 पर कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं तो 1 पर आम आदमी पार्टी को उन्होंने सीट दी है। हम आपको ये भी बता देते हैं कि आम आदमी पार्टी का और जो कांग्रेस का गठबंधन है वो किस तरफ बढ़ रहा है, विस्तार से हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ जो 2 दूसरी पार्टियों का हम जिक्र कर रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रही जेजेपी ने 10 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं पर इनेलो की बात करें तो इनेलो खुद के 6 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान पर उतारी है और 4 को समर्थन दे रही है। कौन से दल का कौन सा उम्मीदवार इस बार लोकसभा चुनाव में आपके दरवाजे पे थे और 25 तारीख को आपके वोटों का इंतज़ार कर रहे होंगे, ये जानने के लिए देखिए बिग न्यूज़ बिग शो की ये पहली बिग रिपोर्ट। हरियाणा का चुनावी रण इस बार बेहद ही दिलचस्प है। 2024 की चौसर के बीच जनता का मूड क्या है, ये भी सियासी दिग्गजों के साथ साथ हम और आप भी जानना चाहते हैं। धुआंधार प्रचार तो हर नेता ने किया, पार्टियों के बड़े बड़े दावों के बीच जनता का साथ कितना मिलता है, ये भी बड़ी बात रहने वाली है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर पिछली बार जबरदस्त जीत बीजेपी ने हासिल की थी। इस बार भी पार्टी दोबारा से 10 सीटों पर काबिज होना चाहती है। इधर कांग्रेस हो या जेजेपी, सभी अपने दावे करने में लगे हुए हैं। चलिए आपको बता दें कि किस लोकसभा सीट से कौन सी पार्टी का कौन प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरा है। सबसे पहले बात अंबाला की कर लेते हैं, जहां बीजेपी ने बंतो कटारिया को टिकट दी है, तो इधर कांग्रेस की तरफ से वरुण चौधरी चुनावी मैदान में उतरे हैं। इधर जेजेपी ने महिला चेहरे को टिकट दिया है, किरण पुनिया को टिकट दी गई है। इधर इनेलो ने गुरप्रीत सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। तो कुरुक्षेत्र के रण में बीजेपी ने चुनावी मैदान में नवीन जिंदल को उतारा है। इधर जेजेपी ने पालाराम सैनी को टिकट दिया है, तो इनेलो की तरफ से
खुद अभय चौटाला चुनावी मैदान में उतरे हैं। इस सीट पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हुआ है। उसके उम्मीदवार सुशील गुप्ता हैं। वहीं सबसे हॉट सीट करनाल की बात कर लेते हैं, जहां बीजेपी ने इस बार पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर टिकट दिया है। तो इधर सामने से कांग्रेस ने युवा चेहरे देवांशु बुद्धिराजा को टिकट दिया है। इधर जेजेपी ने देवेंद्र कादियान तो एनसीपी की तरफ से मराठा वरिंद्र वर्मा चुनावी मैदान में उतरे हैं। अब बात सोनीपत सीट की भी कर लेते हैं, जहां बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से ब्राह्मण चेहरे पर भरोसा जताते हुए मोहनलाल बडौली को टिकट दी गई है। इधर कांग्रेस ने भी ब्राह्मण चेहरे पर ही दांव खेला है और सतपाल ब्रह्मचारी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वह इन दोनों के अलावा जेजेपी की तरफ से भूपेंद्र मलिक को टिकट दिया है। एक चार चेहरा है। तो इनेलो ने अनूप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। हिसार सीट का चुनावी समीकरण सबसे ज्यादा दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर चौटाला परिवार आमने सामने नजर आने वाला है। बीजेपी की तरफ से रणजीत सिंह चुनावी मैदान में है, तो सामने से जेजेपी की तरफ से बहू नैना चौटाला चुनावी मैदान में उतरी है। इधर इनेलो की तरफ से सुनैना चौटाला को टिकट दी गई है, तो वहीं कांग्रेस ने जयप्रकाश को चुनावी रण में उतारा है। इधर भिवानी महेंद्रगढ़ सीट भी काफी हॉट सीट है। यहाँ बीजेपी ने एक बार फिर से धर्मवीर सिंह को चुनावी रण में उतारा है, तो कांग्रेस ने रावदान सिंह को टिकट दी है। इधर जेजेपी की तरफ से राव बहादुर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। इनेलो ने सुभाष परमार सांवड़िया को टिकट दी है। तो स्मार्ट सिटी गुरुग्राम में बीजेपी ने राव इंद्रजीत सिंह को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है, तो सामने से कांग्रेस ने राज बब्बर को टिकट दी है। वहीं जेजेपी की तरफ से राहुल यादव फाजिलपुरिया को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इधर इनेलो की बात करें तो हाजी सौराब खान को टिकट दी गई है। इधर रोहतक सीट भी काफी दिलचस्प इसलिए है क्योंकि एक बार फिर से अरविंद शर्मा पर भरोसा जताते हुए बीजेपी की तरफ से उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। इधर फिर से दीपेंद्र हुड्डा चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से उतरे हैं, तो जेजेपी ने रविंद्र सांगवान को टिकट दी है। फरीदाबाद की बात भी कर ली जाए तो यहाँ पर कृष्णपाल गुर्जर को एक बार फिर से चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है, तो कांग्रेस ने जितने भी प्रत्याशी हैं उनमें सबसे बुजुर्ग महेंद्र प्रताप सिंह को चुनावी रण में उतारा गया है। इधर जेजेपी ने युवा चेहरा नलिन हुड्डा को टिकट दिया है, तो इनेलो ने सुनील तेवतिया को टिकट दिया है। इधर सिरसा का मुकाबला भी काफी दिलचस्प है क्योंकि बीजेपी में शामिल हुए अशोक तंवर को बीजेपी ने टिकट दिया है। इधर कांग्रेस की तरफ से कुमारी सैलचा चुनावी मैदान में उतरी है, तो जेजेपी ने रमेश खटक को चुनावी रण में उतारा है। वहीं इनेलो ने संदीप लोट को टिकट दिया है। बहरहाल 4 जून को नतीजे आएंगे, जिसका बेसब्री से सभी को इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की कि कौन सा उम्मीदवार कहां से चुनाव लड़ रहा है और 10 की 10 जो लोकसभा की सीटें हैं वहां पर किसका मुकाबला किससे है, और साथ ही उपचुनाव है जहां से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं करनाल से, उसकी भी बात होगी। आइए रुक करते हैं हमारे दिग्गजों का जो लगातार इन चुनावों के दौरान अलग अलग जहां पे जाकर नब्ज टटोल रहे थे वोटर्स की, नेताओं की, उनके साथ जुड़ते हैं और सीधा रुक करते हैं करनाल का। करनाल से हमारे साथ हैं राज ठाकुर, एसोसिएट एडिटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। फरीदाबाद की हॉट सीट से हमारे साथ हैं दीपक भारद्वाज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राजधानी दिल्ली से हमारे साथ हैं विनय सिंह, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले रुक करते हैं राज ठाकुर का, और जो पूरा हरियाणा है इसकी इनसे नब्ज लेते हैं। अब चुनाव प्रचार थम चुका है, 6 बजे चुनाव प्रचार थम गया है राज, और नेताओं के साथ साथ अब जो पत्रकार लोग हैं उनको भी थोड़ी राहत की सांस मिलेगी, क्योंकि अब जब मत डलना शुरू होंगे 25 तारीख को, तब ज़्यादा जिम्मेदारी और बढ़ेगी। थोड़ा सा आप कह सकते हैं आपको भी ब्रेक मिलेगा। तो क्या जो ये चुनाव प्रचार था, कहाँ कहाँ पर जाना हुआ, और हरियाणा में चुनाव प्रचार को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने किस तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगाया, सभी पार्टियों का जिक्र हम चाहते हैं कि आप अपने विश्लेषण के तौर पर हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। राज।
बिल्कुल देखिए, तकरीबन पूरे हरियाणा में इस दौरान सूर्या समाचार की टीम गई और हमने जो यहाँ पर पाया वो ये कि लोग इमोशनल बहुत ज़्यादा है चुनावों को लेकर। अमूमन बात ये की जाती है कि इस बार के चुनावों में ज़्यादा उत्साह नहीं है। ये आप कह सकते हैं राजधानी में बैठकर तो सोचा जा सकता है, लेकिन जब आप गांव गली कूचों में लोगों के बीच जाते हैं, चाय की चौपाल पर, गली नुक्कड़ों पर जब बात होती है तो लोग इमोशनल दिखते हैं कई बातों को लेकर, जिनमें ये बात सबसे ज़्यादा लोगों के दिल में घर किए हुए कि इन चुनावों में कौन जीतता है और कौन हारता है, मोदी फैक्टर कितना काम करता है। इस दौरान मोदी के फेस की बात लोगों ने बहुत ज़्यादा की और एक मर्तबा फिर इस बात पर जोर देते हुए ज़रूर नजर आए कि नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो किया, लेकिन उसके साथ साथ कई जगह पर यह भी पाया गया कि चेंज की तरफ हम बढ़ते हुए नजर आएंगे। मुकेश जी, अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर दिग्गज आए, तो आप देखिए कि बीजेपी के लिए स्टार प्रचारकों में सबसे बड़े स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी कहे जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में 3 रैलियां की, अंबाला से शुरुआत की, सोनीपत में दूसरी रैली उसी दिन की, आज महेंद्रगढ़ में उन्होंने रैली की। तो 3 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हुई। गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचते हैं, वो रैली करते हैं। अगर बात करते हैं राजनाथ सिंह की, तो उनकी तरफ से यहां पर रैली की जाती है। रक्षा मंत्री यहां पर आते हैं, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हरियाणा में रैली करते हैं। राजस्थान के सीएम हो, मध्य प्रदेश के सीएम हो, उत्तराखंड के सीएम हो, तमाम दिग्गज यहां पर पहुंचते हैं और अपने कैंडिडेट्स के लिए, बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते हुए नजर आते हैं। वैसे ही अगर हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के लिए भी जो लोग प्रचार करने के लिए आ सकते थे वो यहां पर पहुंचे, जिसमें राहुल गांधी जो प्रचार करते हुए नजर आए अपने कैंडिडेट्स के लिए, प्रियंका गांधी वाड्रा जो पानीपत में आज भी नजर आई, और साथ ही साथ सिरसा में उनकी तरफ से रोड शो किया गया। पानीपत में उन्होंने आज रैली की। तो प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, साथ ही साथ सचिन पायलट और मल्लिकार्जुन खड़गे, ये वो तमाम चेहरे जो कांग्रेस की तरफ से चुनाव मैदान में उतरे और कैंडिडेट्स के लिए, लोगों के लिए वोट मांगते हुए नजर आए। हरियाणा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है और स्टेट से, क्योंकि यहाँ पर नेशनल पार्टियां हावी तो है, लेकिन उसके साथ साथ जो क्षेत्रीय दल है वो भी अपनी अहम भूमिका, अहम किरदार वक्त वक्त पर निभाते रहे हैं। अगर आप एनएलडी की बात करेंगे, आप बात जेजेपी की करेंगे, एक ही दल से उभरा हुआ एक और दल, लेकिन बावजूद उसके वोट परसेंटेज काफ़ी हद तक अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में दोनों ही पार्टियां बहुत ज़्यादा मजबूत नज़र नहीं आ रही और सीधी फाइट कांग्रेस और बीजेपी के बीच में यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन बहुत समीकरण अगर चुनावों का आप देखें, 2009 का दौर मुझे याद आता है जब 9 और 1 का समीकरण था और 9 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीती हुई थी और 1 सीट पर हरियाणा जनहित पार्टी जीती हुई थी जो भजन लाल की थी। तो ऐसे में आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 9 सीटें 2009 में कांग्रेस जीतती है और 2014 आते आते ये आंकड़ा 7-3 पर चला जाता है, 7 सीटें बीजेपी जीत जाती है और 2019 आते आते कांग्रेस पार्टी प्रदेश से साफ हो जाती है। अब सवाल यही उठता है कि 2024 में क्या नतीजे रहेंगे, उसके लिए तो थोड़ा इंतजार, लेकिन 9 से लेकर और 19 तक की तस्वीर कंप्लीटली चेंज हो सकती है। तो फिर चुनावों में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जनता को राजा कहा जाता है और राजा के वोट करने का वक्त अब नजदीक है। राज, जाहिर है कि ये जो पूरा विश्लेषण आपने किया है और आपका जो तजुर्बा रहा है अलग अलग चुनावों को कवर करने का, चाहे लोकसभा के हों चाहे विधानसभा के हों, और ये जो आपका तजुर्बा है जाहिर है कि बहुत कुछ कह रहा है। और अब हम सीधा रुख करते हैं विनय का। विनय राजधानी दिल्ली में है और दिल्ली का चुनाव भी हरियाणा के साथ में ही है। तो दिल्ली में इस बार क्या हवा चल रही है और कौन कौन से उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी है, और ये जो लड़ाई है सीधे सीधे किसके बीच दिख रही है? भारतीय जनता पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस का गठबंधन है। तो कुल मिलाकर क्या स्थिति नजर आ रही है विनय आपको? अगर स्थिति की बात की जाए तो फिलहाल दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं और 7 लोकसभा सीटें में से क्योंकि बीजेपी के 7 उम्मीदवार यहाँ पे तूफानी प्रचार करते हुए दिखाई दिए, तो वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की, क्योंकि दोनों का अलायंस है, 3 लोकसभा सीटों पे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, 4 लोकसभा सीट पे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। जहां पर फ्री बीज की बात आती है, यानी कि जब दिल्ली वालों से पूछा जाता है कि कौन बेहतर है, तो कहीं ना कहीं वो एक तरफ आम आदमी पार्टी को रुख करते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो वो फिर प्रधानमंत्री की जिक्र करते हैं। लेकिन 7 सीटों में अगर हम बात करें, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन जो मुकाबला है
वो काफी टक्कर का है। 2019 में सातों लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। इस बार किस तरह का माहौल है, ये काफी टक्कर का है। अगर हम एक एक करके सभी सातों लोकसभा सीटों का जिक्र करें तो सबसे पहले अगर हम नई दिल्ली लोकसभा की बात करते हैं तो बांसुरी स्वराज जो कि सुषमा स्वराज की बेटी हैं और पेशे से वकील हैं, तो वहीं उनके सामने आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती जो कि विधायक भी हैं और वो भी वकील हैं। दोनों में मुकाबला है। नई दिल्ली वो लोकसभा सीट है जिसके अंदर नई दिल्ली विधानसभा सीट आती है और नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो विधायक भी है। तो ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री के विधानसभा वाली सीट की जो लोकसभा का परिणाम क्या होगा ये देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से नई दिल्ली सीट के लिए कहा जाता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर ज़्यादा रहते हैं और यहाँ पे जो निचले तबके के लोग जो कि एनडीएमसी में काम करते हैं उनका वोट बैंक ज़्यादा होता है, तो किसकी तरफ रुख रहेगा ये देखना होगा। क्योंकि नई दिल्ली इसलिए हॉट सीट है क्योंकि यहाँ से विधानसभा नई दिल्ली जहाँ के विधायक अरविंद केजरीवाल, तो इसलिए सबकी नजरें नई दिल्ली लोकसभा सीट पर भी है कि क्या परिणाम यहाँ पे रहता है। बांसुरी स्वराज और सोमनाथ भारती के बीच में कड़ा मुकाबला है। तो वहीं हम नई दिल्ली से अगर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आती है चांदनी चौक लोकसभा सीट। चांदनी चौक लोकसभा सीट से बीजेपी ने परवीन खंडेलवाल को मैदान में उतारा है। कांग्रेस की तरफ से जेपी अग्रवाल हैं। जेपी अग्रवाल पहले भी सांसद रह चुके हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से और जेपी अग्रवाल को कहा जाता है कि चांदनी चौक में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। और चूंकि चांदनी चौक लोकसभा सीट में अधिकतर व्यापारी हैं, परवीन खंडेलवाल जो कि बीजेपी उम्मीदवार हैं, एक व्यापारी संगठन चलाते हैं, वो उसके सचिव हैं। लेकिन जेपी अग्रवाल को भी यहाँ पे कम ना आंका जाए क्योंकि जेपी अग्रवाल पुराने कांग्रेस के नेता हैं। चांदनी चौक से लेकर नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। कई दिग्गज खुद राहुल गांधी भी चांदनी चौक में आकर चुनाव प्रचार कर चुके हैं। तो चांदनी चौक पर भी अगर चांदनी चौक लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर भी मुकाबला परवीन खंडेलवाल और जेपी अग्रवाल के बीच में कड़ा माना जाता है। अगर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी आपको बता दूं कि एकमात्र ऐसे उम्मीदवार जिनको बीजेपी ने रिपीट किया है। 7 में से 6 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों को बीजेपी ने बदला है, लेकिन मनोज तिवारी को दोबारा मौका दिया है। शायद मनोज तिवारी पर बीजेपी को ज्यादा भरोसा, लेकिन मनोज तिवारी के सामने जब कन्हैया कुमार उतरे तब यह कहा जाने लगा कि मुकाबला कड़ा हो गया है। पहले कहा जा रहा था कि मनोज तिवारी की जो जीत है या फिर ये कहें कि मुकाबला एक तरफा रहेगा, लेकिन जब कन्हैया कुमार उतरे और जब कन्हैया कुमार ने चुनाव प्रचार शुरू किया तो उसके बाद कहीं ना कहीं मुकाबला नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिला कि वहां कड़ा होता चला है। वहीं अगर हम वेस्ट दिल्ली की बात करें तो महाबल मिश्रा जो कि कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं, एक बार फिर से कांग्रेस बात करें कि उम्मीदवार यहां पे उतारा गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। फिलहाल आम आदमी पार्टी ने महाबल मिश्रा को टिकट दिया है। तो वहीं बीजेपी के उम्मीदवार की बात करें तो कमलजीत शेरावत जो कि काफी एक्टिव मानी जाती है, नगर निगम में वो रही हैं, नगर निगम में कई पदों पे रही हैं, पार्षद रही है। पार्षद से सीधा लोकसभा का टिकट मिलना आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने काफी भरोसा जताया है कमलजीत शेरावत पे। कितना भरोसे पे कामयाब रहती है ये तो हालांकि 4 जून को पता चलेगा, लेकिन पार्षद से सीधा लोकसभा का टिकट दिया जाना यहाँ पे काफी चौंकाने वाला रहा। लेकिन कमलजीत शेरावत काफी एक्टिव मानी जाती है। महाबल मिश्रा क्योंकि सांसद रह चुके हैं इस लोकसभा सीट से, इसलिए कहा जा रहा है कि उनकी अच्छी पकड़ है। जब महाबल मिश्रा सांसद थे तो कांग्रेस की टिकट से सांसद थे, फिलहाल आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के ही कार्यकर्ता महाबल मिश्रा को पसंद कर रहे हैं। लेकिन कमलजीत शेरावत को भी कम ना आंका जाए क्योंकि स्मृति ईरानी ने भी आज वहां पे रोड शो किया है जिसमें देखने को मिला कि माहौल काफी गर्मा गया है। अगर पूरी दिल्ली की तरफ चलते हैं तो वहां पे जो टक्कर है जी 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 हाँ हाँ, खत्म कीजिए इसको, अपना जो पूरा सीटों का विश्लेषण है, फिर अगला सवाल आपसे लेंगे जी। पूर्वी दिल्ली में हर्ष मल्होत्रा को बीजेपी ने उतारा है। तो वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो कुलदीप कुमार विधायक है आम आदमी पार्टी को, उनको लोकसभा टिकट दिया गया है। हर्ष मल्होत्रा पूर्वी दिल्ली के मेयर रह चुके हैं और उनको बीजेपी ने टिकट दिया है। काफी अच्छी छवि यहाँ पे हर्ष मल्होत्रा की मानी जाती है। काफी ईमानदार जो उनका कार्यकाल था मेयर का, पूर्वी दिल्ली के मेयर के रूप में काफी ईमानदार के रूप में रहा। तो वहीं कुलदीप कुमार के लिए भी कहा जाता है कि काफी जमीनी नेता हैं। तो सातों की सातों लोकसभा सीटों में ये कहा जा सकता है कि कड़ी टक्कर है और जो भी जीतेगा मार्जिन, ये माना जा रहा है कि जीत का मार्जिन ज्यादा नहीं होगा क्योंकि कड़ी टक्कर है, यही वजह है। और जब लोकसभा चुनावों का ऐलान हुआ उसके बाद से लेके आज की तारीख में दिल्ली में बहुत कुछ बदला है।
और ख़ास तौर में आम आदमी पार्टी में बहुत कुछ देखने को मिला। जब चुनावों की घोषणा की गई उसके बाद अरविंद केजरीवाल की आबकारी नीति मामले में गिरफ्तारी हुई। आबकारी नीति में गिरफ्तारी होने के बाद उनको अंतरिम जमानत मिली। जैसे ही अंतरिम जमानत मिली ये लगा कि सब ठीक हो गया, तभी स्वाति मालीवाल का जो बदसलूकी मामला है वो सामने आया। इस बीच जब संजय सिंह को भी जमानत मिली तब भी ये लगा सब ठीक हो गया है, लेकिन बहुत कुछ बदला है। इस लोकसभा चुनावों के ऐलान होने से लेके आज की तारीख में कितना असर इसका परसों तक यानी शनिवार को जब मतदान होगा तब तक रहता है ये देखना होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और उनका अंतरिम जमानत और उसके बाद स्वाति मालीवाल के साथ जो तथाकथित बदसलूकी की बात की जा रही है ये कहीं ना कहीं लगातार फैक्टर आम आदमी पार्टी के बदलता रहा है। बीजेपी इसका भरपूर चुनाव प्रचार में कहीं ना कहीं प्रयोग करती रही है, खासतौर पर मतलब कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि जो दिल्ली में लोकसभा चुनाव की 7 सीटें हैं इनमें जो मुकाबला है काफ़ी रोचक रहेगा, दिलचस्प रहेगा। अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो, गिरफ्तारी के बाद उनको बेल मिलना हो, या जो अभी पूरा सिलसिला चल रहा है स्वाति वाला, उसको लेकर जनता क्या मन बनाती है और जनता एक बार मोदी सरकार को वापस लाने के लिए क्या कमल का बटन दबाती है, या आम आदमी के जो मुख्यमंत्री हैं जो जेल में थे अभी बेल पर आए हैं, 1 तारीख को उनको फिर जेल में जाना होगा, इस मुद्दे को दिमाग में रखकर मतदान करती है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप कह सकते हैं काफ़ी दिलचस्प रहने वाली हैं 25 तारीख को जब मतदाता अपना मतदान करने के लिए जाएगा। अब मतदान किसके पक्ष में होगा, नतीजे निकलेंगे 4 तारीख को, जो सबसे पहले आप हमारे न्यूज़ चैनल सूर्य समाचार पर देख सकते हैं। अब दिल्ली के बाद जो सबसे ज़्यादा खास सीट इस वक्त हरियाणा में दिख रही है वो है करनाल की, और करनाल इस वक्त हॉट सीट बना हुआ है, या यूं कहिए कि हॉट सिटी बना हुआ है। पहले ये सीएम सिटी के नाम से जाना जाता था क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहीं से हैं, यहीं से वो चुनाव लड़े थे और उसके बाद उनको अब लोकसभा के लिए उतारा गया है। वहीं पर अब मौजूदा मुख्यमंत्री की बात करें तो वो सांसद थे, उन्होंने सांसद के पद से इस्तीफ़ा दिया, उस पर अब जो है चुनाव हो रहा है। नवीन जिंदल उनकी सीट से खड़े हैं, लेकिन करनाल से मुख्यमंत्री विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो करनाल की सीट है ये काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का और पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का। तो ये जो करनाल की सीट है इसका विश्लेषण हम करेंगे, लेकिन पहले हम आपको बताते हैं कि जो 2024 का चुनाव है इसमें क्या रंग रहेगा। लेकिन उससे पहले जिक्र करते हैं 2019 का कि 2019 में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति थी। क्यों बार बार ये कहते हैं कि हम जो 2019 का इतिहास है उसको दोहराएंगे, क्योंकि 2019 में 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई थी। अब क्या वही स्थिति है? करनाल से शुरुआत करेंगे और फिर बाकी जो सीट्स हैं उनका भी जिक्र करेंगे। करनाल में भाजपा की स्थिति क्या है, कांग्रेस की स्थिति क्या है, जेजेपी क्या कर रही है, इनेलो का वहाँ पर उम्मीदवार है या नहीं है तो वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, इस रिपोर्ट के ज़रिए पहले देखते हैं और उसके बाद हम अपने संवाददाता हिमांशु के पास चलेंगे और इस सीट का, चाहे वो लोकसभा की सीट पर मनोहर लाल खट्टर साहब लड़ रहे हों या विधानसभा की सीट पर मुख्यमंत्री नायब सैनी लड़ रहे हों, दोनों का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। रिपोर्ट देखिए पहले। हमारे 6 और क्लस्टर कर सत्ता का महामुकाबला जारी है। तमाम सियासी दल बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि 2024 का रण फतह करने के लिए किसी सियासी पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन ये तो जनता जनार्दन को तय करना है कि सिंहासन पर किसे बिठाना है। 2024 के चुनाव की जब बात होती है तो 2019 के चुनावी नतीजों पर भी नजर डालनी जरूरी हो जाती है। 2019 में हरियाणा की 10 की 10 सीटों पर बीजेपी कब्जा करने में कामयाब हो गई थी। वहीं कांग्रेस, इनेलो और जेजेपी का सूपड़ा साफ हो गया था। वहीं अगर 2019 चुनावों के वोट प्रतिशत की बात की जाए तो 2019 में बीजेपी को 58.21% वोट मिले
कांग्रेस को 28.51% वोट मिले। जेजेपी को 4.9% वोट मिले, तो वहीं बीएसपी को 3.65% वोट मिले। इनेलो को 1.9% वोट मिले। अब आपको बताते हैं कि 2019 में किस पार्टी को कितने वोट मिले थे। बीजेपी को 73,57,347 वोट मिले थे। कांग्रेस को 36,04,106 वोट मिले। जेजेपी को 6,19,970 वोट मिले। बीएसपी को 4,61,273 वोट मिले, तो इनेलो को 2,40,258 वोट मिले। वहीं अगर सीट वाइज बात करें तो अंबाला लोकसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार रतनलाल कटारिया को 7,46,508 वोट मिले थे, तो वहीं कांग्रेस की उम्मीदवार कुमारी शैलजा को 4,04,163 वोट मिले थे। तो दोनों के बीच हार का अंतर 3,42,345 था। वहीं गुरुग्राम लोकसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह को 8,81,546 वोट मिले थे, तो वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार कैप्टन अजय सिंह को 4,95,290 वोट मिले थे। इन दोनों में हार का अंतर 3,86,256 था। वहीं फरीदाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर को 9,13,222 वोट मिले थे, तो कांग्रेस के उम्मीदवार अवतार सिंह भड़ाना को 2,74,983 वोट मिले और दोनों में हार का अंतर 6,38,239 था। वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार धर्मवीर सिंह को 7,36,699 वोट मिले, तो कांग्रेस की उम्मीदवार श्रुति चौधरी को 2,92,236 वोट मिले और दोनों में हार का अंतर 4,44,463 था। हिसार लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार ब्रजेंद्र सिंह को 6,03,289 वोट मिले, तो जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला को 2,89,221 वोट मिले और हार का अंतर 3,14,068 था। वहीं करनाल लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार संजय भाटिया को 9,11,594 वोट मिले, तो कांग्रेस के उम्मीदवार कुलदीप शर्मा को 2,55,452 वोट मिले और दोनों में हार का अंतर 6,56,142 था। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार नायब सिंह को 6,88,629 वोट मिले और कांग्रेस के उम्मीदवार निर्मल सिंह को 3,04,038 वोट मिले और दोनों में हार का अंतर 3,84,591 था। बात रोहतक लोकसभा सीट की करें तो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार अरविंद कुमार शर्मा को 5,73,845 वोट मिले थे, तो कांग्रेस के उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा को 5,66,342 वोट मिले और दोनों में हार का अंतर 7,503 ही था। सिरसा लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार सुनीता दुग्गल को 7,14,351 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार अशोक तंवर को 4,04,433 वोट मिले और दोनों में हार का अंतर 3,09,918 था। वहीं सोनीपत लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रमेश कौशिक को 5,87,664 वोट मिले, तो कांग्रेस के उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 4,22,800 वोट मिले और दोनों नेताओं में हार का अंतर 1,64,864 था। बहरहाल इस बार देखने वाली बात होगी कि किस सीट पर किस प्रत्याशी को जनता चुनती है। क्या 2019 वाला प्रदर्शन बीजेपी 2024 में भी रिपीट कर पाएगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो हमारी इस रिपोर्ट में आपने देखा कि करनाल के साथ साथ जो हरियाणा की बाकी लोकसभा सीट्स थी वहां पर कौन जीता, मार्जिन कितना रहा। हम एक बार फिर से जो करनाल की सीट है, हॉट सीट है, जो सीएम सिटी जिसको कहा जाता था, जिससे खुद मनोहर लाल खट्टर इस वक्त चुनावी मैदान में हैं, ये हरियाणा की हॉट सीट क्यों मानी जा रही है और करनाल की ये जो हॉट सीट है जिस पर मनोहर लाल खट्टर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं,
वहीं पर हमने जैसा बताया कि मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सैनी वहाँ सर विधायक का उपचुनाव लड़ रहे हैं। तो करनाल की स्थिति क्या है और भारतीय जनता पार्टी का जो मुकाबला है वो कांग्रेस के साथ किस तरीके का है? कड़ा मुकाबला इसको माना जा रहा है या फिर ये कहा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, लोकसभा के वो मुख्यमंत्री रहे हैं तो उनका कद बड़ा है, और उसकी तुलना में अगर हम बात करें तो राजनीति में अभी उतरे हैं जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं बुद्धि राजा, हालांकि युवा नेता हैं और वो जो छात्रों की राजनीति है उसको करते रहे हैं। तो पूरा क्या माजरा है इस रिपोर्ट के ज़रिए समझेंगे और इसके बाद हम करनाल का रुख भी करेंगे और हिमांशु से इस विषय में बातचीत भी करेंगे, विश्लेषण भी करेंगे। लेकिन पहले देखिए कि करनाल इतना ज़्यादा चर्चा में क्यों है। प्रदेश की सबसे हॉट सीट करनाल में मुकाबला दिलचस्प हो गया है। करनाल संसदीय सीट से 19 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि मुख्य मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस में है। बीजेपी से जहां पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बार चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं कांग्रेस ने युवा नेता दिव्यांशु बुद्धिराजा पर दांव लगाया है। ऐसे में क्या कहता है इस सीट का आंकड़ा, ये जाने उससे पहले आपको बता दें कि मुख्य मुकाबला किस में है। आपको बता दें कि करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, कांग्रेस से दिव्यांशु बुद्धिराजा, जेजेपी से देवेंद्र कादियान और एनसीपी से मराठा वरिंदर वर्मा ताल ठोक रहे हैं। लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस का है। आपको बता दें कि 5 साल पहले यानी 2019 में बीजेपी ने करनाल सीट पर बड़ी जीत दर्ज की थी। वहीं इस बार बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मैदान में उतारा है। करनाल से बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल 2014 में करनाल से पहली बार विधायक बने, 2014 में पहली बार बने मुख्यमंत्री, 2019 में बीजेपी ने फिर मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी। 70 वर्षीय मनोहर लाल आरएसएस प्रचारक रहे, 9.5 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। वहीं कांग्रेस की टिकट पर ताल ठोक रहे हैं दिव्यांशु बुद्धिराजा। हरियाणा युवा कांग्रेस अध्यक्ष हैं दिव्यांशु बुद्धिराजा दीपेंद्र हुड्डा के करीबी हैं। बहरहाल बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध करनाल की स्थापना महाभारत के पात्र राजा कर्ण ने की थी। देखना दिलचस्प होगा कि वर्तमान में करनाल लोकसभा सीट का संग्राम कौन जीतता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो अब करनाल की जो ये हॉट सीट है, यहाँ से हमारे साथ हिमांशु नारंग जुड़ रहे हैं, गुरुग्राम से हमारे साथ नीरज अंबावता हैं और फरीदाबाद से दीपक हमारे साथ हैं, दीपक गौतम। पहले रुक करते हैं हिमांशु का। हिमांशु, अब करनाल की हम बात कर रहे हैं और करनाल इस वक्त सबसे हॉट सीट माना जा रहा है। ना केवल हरियाणा के वोटर्स की, वहाँ के राजनीतिज्ञों की इस पे नज़र है, बल्कि जो राजनीति के बड़े बड़े पंडित हैं वो भी इस सीट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चुनावी मैदान में हैं। और अगर उपचुनाव की बात करें तो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो पहले सांसद थे, अब उपचुनाव में विधानसभा के यहाँ से उम्मीदवार हैं। तो कुल मिलाकर लबोलबाब ये है कि हरियाणा वासियों के लिए तो ये सीट काफ़ी हॉट है ही, लेकिन राजनीति के विशेषज्ञ भी इस सीट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहते हैं। जी बिल्कुल मुकेश जी, कल के बाद ये सीट और ज्यादा हॉट हो गई है। वो इसलिए क्योंकि राजनाथ सिंह यहां पर आए थे और उन्होंने मन से इस बात को संबोधित किया कि आप सिर्फ एक सांसद चुनकर नहीं भेज रहे हैं दिल्ली में, आप कुछ और चुनकर भेज रहे हैं। तो उससे कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर मनोहर लाल सांसद चुने जाते हैं, वो जीत हासिल करते हैं, तो उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। अगर पूरी करनाल लोकसभा की बात की जाए तो हॉट सीट है, क्योंकि पहले ये सीएम सिटी रहा, अब हॉट सिटी बन चुका है, क्योंकि पूरे हरियाणा में करनाल ही एक ऐसी जगह है जहां पर 2 चुनाव हो रहे हैं और दोनों ही स्टार प्रचारक मैदान में हैं।
बीजेपी के लिए मनोहर लाल भी स्टार प्रचारक हैं और नायब सैनी भी स्टार प्रचारक हैं। एक वो हैं जिन्होंने 9.5 साल हरियाणा के सीएम के पद पर रहकर काम किया, हरियाणा के लिए काम किया, और दूसरे वो हैं जो अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं, पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे और सांसद भी रहे और हरियाणा सरकार में वो मंत्री भी रहे, नायब सैनी। अब वो विधानसभा का उपचुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो एक युवा चेहरा है, लेकिन कहीं ना कहीं मनोहर लाल ने आज प्रेस वार्ता भी की, उसके जरिए वो ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि उन्होंने सभाएं कम की हैं और रोड शो ज्यादा किए हैं। करीब वो 300 पंचायत में गए हैं, अलग अलग गांवों में गए हैं, जहां पर लोगों का भरपूर सहयोग उन्हें मिला। यहां पर बीजेपी पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज आए, चाहे वो जेपी नड्डा की बात करें जिन्होंने बुद्धिजीवी लोगों के साथ मुलाकात की, या फिर गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, तो चुनावी टक्कर भले ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच हो, लेकिन मनोहर लाल को यहां पर एज मिलता हुआ जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि वो लंबे समय से राजनीति में है, यानी कि 2 बार के वो सीएम रह चुके हैं, 2 बार के वो विधायक रह चुके हैं, 9.5 साल उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया। और सबसे बड़ा मुद्दा जो बीजेपी पार्टी के पास है, चलिए इसकी बात भी हम करेंगे, लेकिन अभी आपने कहा कि जब राजनाथ सिंह यहाँ पर आए थे तब उन्होंने कहा कि आप करनाल से केवल मात्र एक सांसद को चुनकर नहीं भेज रहे हैं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति को चुनकर भेज रहे हैं कि आने वाले भविष्य में कुछ बड़ा हो सकता है। इस बात का जिक्र मैं इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि राजनाथ सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो जो राजनीतिक घटनाओं को बहुत पहले बहुत जल्दी सूंघ लेते हैं, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि हवा किस तरफ बह रही है। आप अगर 2014 की भी बात करें तो पहले जो नारा लगता था कि अब की बार भाजपा सरकार, लेकिन राजनाथ सिंह उस वक्त पार्टी के अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, और उन्होंने ये नारा दिया था कि अब की बार मोदी सरकार। तो उनको जो राजनीतिक गणित उस वक्त का था वो बाकी किसी उस वक्त के बड़े नेता को समझ आया हो नहीं आया हो, लेकिन राजनाथ सिंह जी इसको बहुत भली भांति समझ गए थे। तो उनका ये कहना कि आप करनाल से केवल मात्र एक सांसद को नहीं चुन रहे हैं, एक मंत्री के लिए उम्मीदवार को नहीं चुन रहे हैं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति को चुनकर भेज रहे हैं जिसके लिए बहुत बड़ा सोचा गया है। और शायद इसी के चलते नरेंद्र मोदी ने इनको लोकसभा चुनाव में उतारा, मुख्यमंत्री की जो सीट थी वो नायब सैनी को दी गई। तो आप जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है इसको किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से ले रहे हैं? जब उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया, क्योंकि पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया मनोहर लाल ने, फिर विधायक पद से इस्तीफा दिया, तो इस बात का जिक्र जरूर हो गया था कि मनोहर लाल इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अब शाम को ही फिर लिस्ट आ जाती है, उसमें मनोहर लाल का नाम होता है, और फिर ये बाजार में भी चर्चा रहती है, कहीं भी हम नुक्कड़ पर जाते हैं या किसी दुकान पर जाते हैं तो इस बात का जिक्र जरूर होता है, क्या पता वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो जाए अगर सांसद चुने जाते हैं, या फिर क्या पता वो बीजेपी के अध्यक्ष बन जाएं आने वाले समय में। और जब 2014 में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था, हम यहीं पर थे और तब ये चर्चा चली थी कि वो नरेंद्र मोदी के खास हैं, अगर वो विधायक चुने जाते हैं तो या तो मंत्री होंगे या मुख्यमंत्री होंगे, और वो बात बिल्कुल सही साबित हुई थी। वो मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, उसके बाद दूसरा टर्म आता है, उसमें भी वो मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते हैं। और कल राजनाथ सिंह ने मन से कई बार मनोहर लाल की तारीफ की। उन्होंने ये भी कहा कि बिना खर्ची और बिना पर्ची के अगर किसी ने नौकरी दी है हरियाणा में तो वो मनोहर लाल ने दी है। अगर इनके पूरे चरित्र की बात करूं तो कोई दाग नहीं है। उन्होंने कहा कि पब्लिक भले ही इन्हें 10 साल से जानती हो, लेकिन मैं इन्हें करीब 40 साल से जानता हूं, जब वो संघ के लिए काम कर रहे थे, संगठन के लिए काम कर रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है। और अंत में जब वो भाषण खत्म कर रहे थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया था कि आप सिर्फ सांसद चुनकर नहीं भेज रहे हैं और आप कुछ और चुनकर भेज रहे हैं दिल्ली के अंदर। तो उससे कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा जरूर लग रहा है कि अगर वो सांसद चुने जाते हैं 4 तारीख को तो फिर कुछ बड़ा पोर्टफोलियो उन्हें मिल सकता है। यही सवाल
आज जब करीब 1:15 उनकी प्रेस वार्ता हुई करनाल के करण कमल कार्यालय में, तो हमने ये सवाल किया, सूर्य समाचार की टीम ने ये सवाल किया कि राजनाथ सिंह ने ये मन से इस तरीके से कहा था कि आप सिर्फ सांसद चुनकर नहीं भेज रहे हैं, बल्कि आप एक ऐसे नेता को चुनकर भेज रहे हैं दिल्ली जिन्हें कुछ बड़ा मिल सकता है। तो उन्होंने कहा या तो ये राजनाथ सिंह जानते हैं या नरेंद्र मोदी जानते हैं। मैं इस बात को नहीं जानता, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं सकते थे इस बारे में, कुछ कह नहीं सकते थे, क्योंकि कोई बड़ा नेता जब आपकी तारीफ कर गया तो वो मन मुस्कुराए और उन्होंने इस बात का जवाब दिया। जी, ये जो मन मुस्कुराहट है, कई बार जो कहते हैं कि शब्दों से ज़्यादा जो चुप्पी होती है वो बोलती है। जो इनके प्रतिद्वंदी हैं कांग्रेस के युवा उम्मीदवार बुद्धि राजा, उनकी क्या स्थिति है, और जो दूसरी पार्टी है जेजेपी जो इनके साथ में थी गठबंधन में, उनके जो उम्मीदवार वहाँ पर खड़े हैं, और इनेलो ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, यहाँ पे एनसीपी के उम्मीदवार हैं, उनको समर्थन दिया है। तो इन तीनों की क्या स्थिति है इस सीट पर? बिल्कुल, अगर कांग्रेस के उम्मीदवार की बात करें तो दिव्यांशु बुद्धि राजा मैदान में युवा हैं। वो पंजाब यूनिवर्सिटी के भी अध्यक्ष रहे हैं, एनएसयूआई के भी अध्यक्ष रहे हैं और अब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उनका फोकस पानीपत पर ज्यादा रहा और 2 बड़ी रैलियां जो करनाल लोकसभा में हुई है वो पानीपत के अंदर ही हुई कांग्रेस की तरफ से। एक में सचिन पायलट आते हैं और एक में प्रियंका गांधी आती हैं आज। तो ऐसे में उन्होंने फोकस पानीपत पे रखा। हालांकि वो करनाल में भी अलग अलग जगहों पर जाते रहे, वो निशाना भी साध रहे थे बीजेपी पार्टी पर, लेकिन युवा हैं, लोगों को पसंद भी आ रहे हैं। लेकिन जब हम पब्लिक के बीच में जाते हैं तो 2 सबसे बड़ी बातों का जिक्र होता है, एक बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरी, और एक पूरे हरियाणा के अंदर विकास, और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो बात सीधे सीधे बीजेपी पर आ जाती है। अगर बात करें जेजेपी पार्टी के नेता की, देवेंद्र कादियान की, तो वो जो है वो पानीपत के ही रहने वाले हैं। तो उनका भी जो ज्यादा जनसभाएं हुई, रैली हुई या फिर कोई रोड शो उन्होंने निकाला, वो अधिकतर पानीपत और उसके आसपास के गांवों में निकाला। हालांकि वो करनाल जिले में भी आए, अलग अलग हलकों में भी गए, लेकिन ज्यादा फोकस उनका पानीपत पर ही रहा। आखिरी एक उम्मीदवार जिनकी हम बात कर रहे हैं, एनसीपी के उम्मीदवार मराठा वीरेंद्र वर्मा, जो इनेलो समर्थित उम्मीदवार हैं, उनका एक बयान भी वो इस तरीके की वो जातिगत पॉलिटिक्स करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसे बयान भी देते हुए नजर आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी कह रही है कि ये जनता तय करेगी जिस तरीके की भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए, एक तरफ 9.5 साल मनोहर लाल का कार्यकाल मुख्यमंत्री के तौर पर, एक तरफ युवा चेहरा देवेंद्र कादियान भी युवा चेहरा, और लंबा समय हो गया है वीरेंद्र मराठा को भी। लेकिन जो फाइट नजर आ रही है वो मनोहर लाल और दिव्यांशु बुद्धि राजा के सामने नजर आ रही है। लेकिन इसमें वापस आपके पास जुड़ेंगे, वापस आपके पास आएंगे हिमांशु, और हमारे जब साथी हैं दीपक गौतम, इनका रुख करते हैं। दीपक गौतम इस वक्त फरीदाबाद से हमारे साथ में जुड़े हैं। फरीदाबाद में दीपक, काफ़ी लंबे समय से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और ये जो लोकसभा का चुनाव है, इस लोकसभा चुनाव को क्या ख़ास माना जा रहा है? क्योंकि जब हम मिले थे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गुज्जर साहब से, तो उन्होंने बताया था कि जो पिछला वाला चुनाव था, इस बार उसमें जो मेरी लीड थी वो 3rd हाईएस्ट थी, मतलब 3रे नंबर पर सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार थे। और इस बार मोदी ने अगर नारा दिया था 400 पार, तो गुज्जर साहब का नारा वहाँ पे चल रहा था इस बार 10 लाख पार। तो वो जो 10 लाख पार का जो नारा था, उस 10 लाख को कुछ कम ज़्यादा करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, या मुकाबला एक तरफा आपको दिख रहा है, या मुकाबला दिलचस्प है? पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी क्रेडिबिलिटी के साथ, जिस तरीके से आप हमेशा बात करते हैं, आज हमें बताइए। देखिए, मामला जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो बिल्कुल फंसा हुआ मुकाबला है, ज़बरदस्त तरीके की टक्कर नज़र आ रही है। और ये हुआ तब से जबकि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार चुना चौधरी महेंद्र प्रताप को। महेंद्र प्रताप इससे पहले कृष्णपाल गुर्जर के सामने कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, कई बार के विधायक हैं, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और काफ़ी कद्दावर नेता रहे हैं। जब तक महेंद्र प्रताप चुनाव के मैदान में नहीं थे, तब तक ये माना जा रहा था कि कृष्णपाल गुर्जर जो दावा कर रहे हैं 10 लाख पार का, वो 10 लाख पार से ज़्यादा भी हो सकता है। हम भी आपस में
जब पत्रकार साथी चर्चा करते थे तो चर्चा ये होती थी कि इस बार के चुनाव में कुछ बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलने वाला है, बहुत क्लियर रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो अच्छी खासी वोट से जीतते हुए नजर आएंगे। लेकिन कांग्रेस ने जिस दिन अपनी सीट का अनाउंस किया, कांग्रेस ने जिस दिन चौधरी महेंद्र प्रताप के नाम का अनाउंस किया, उसके बाद से हमने देखा कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से, ड्रामेटिक तरीके से चेंज होते नजर आए। और अब अगर आज की हम बात करते हैं तो बेहद शानदार टक्कर इन दोनों के बीच में देखने को मिल रही है। और जिसे कहते हैं ना कांटे का मुकाबला, बिल्कुल कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। कई जगह पर जब हम गए तो तमाम लोग ये कहते हैं कि महेंद्र प्रताप ज़्यादा बेहतर उम्मीदवार हैं, कई जगह पर जब हम गए तो वो कहते हैं कि कृष्णपाल गुर्जर बेहद बेहतर उम्मीदवार हैं। लेकिन एक बात तय है कि 10 सालों की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका सामना कहीं ना कहीं कृष्णपाल गुर्जर को करना पड़ रहा है और ये एक उनके लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही है। इसके अलावा कृष्णपाल गुर्जर के पास जो वोट बैंक था वो वोट बैंक गुर्जरों का बहुत ज़्यादा बड़ा वोट बैंक था। लेकिन चूंकि अब अगला उम्मीदवार चौधरी महेंद्र प्रताप जब मैदान में आए तो वो खुद गुर्जर समुदाय से आते हैं, तो गुर्जरों का वोट बैंक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इनके पक्ष में महेंद्र प्रताप के पक्ष की बात करें तो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं तो इस नाते माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कृष्णपाल गुर्जर की अगर हम बात करते हैं तो कृष्णपाल गुर्जर कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल माहौल बदल गया है, कांटा बिल्कुल टक्कर जो है बिल्कुल कांटे की चल रही है। स्थिति ये कि किसी दिन एहसास होता है ये कि आज तक का जो आंकड़ा है इसमें महेंद्र प्रताप आगे निकलते हुए नजर आते हैं, तो दूसरे दिन नजर आता है कि नहीं, जो चुनाव है, चुनाव में चौधरी कृष्णपाल गुर्जर आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम लोगों से हमारी बात हुई, तमाम तरीके से हमने लोगों के बीच में जाके सर्वे किया। हम बस में सवार हुए, हम ट्रेन में सवार हुए, हम लोगों के बीच में गए, हम पार्कों में गए, तमाम लोगों से बात की। इस दौरान लगभग 5000 से ज़्यादा लोगों से हमने बात की और उन 5000 से ज़्यादा लोगों का जो सर्वे निकल कर आया वो ये कि लोग नाराज नजर आते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो नाराज नजर आते हैं कृष्णपाल गुर्जर से। लेकिन जब बात आती है मोदी की तो मोदी के नाम पर तमाम लोग एक तरह से इस बात पर तैयार नजर आते हैं कि प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनना चाहिए, क्योंकि मोदी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, राम मंदिर से लेकर तमाम चीजें। ये वाली जो लाइन आती है ना बाद में, ये वाली जो लाइन आती है दीपक बाद में, कि हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं वो मौजूदा सांसद से नाखुश हैं, लेकिन कहते हैं कि हम तो जो वोट है वो मोदी को दे रहे हैं। अब सांसद बेशक हमें 21 की जगह 19 ही पसंद हो, लेकिन अब मोदी को तो वोट देना ही पड़ेगा। और वहीं पर जो फरीदाबाद की लोकसभा सीट है, इसमें एक चीज़ और सामने आ रही है कि कांग्रेस ने जो उम्मीदवार दिया है, जो अपनी तरफ से बेस्ट दे सकते हैं वो दिया है, लेकिन उम्र दराज काफ़ी है, मतलब काफ़ी बुज़ुर्ग हो गए हैं, तो उनको थोड़ी सी भागदौड़ करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और आने वाले 5 साल में अगर उनको चुनते हैं तो आयु की दृष्टि से उतने ज़्यादा युवा वो नहीं हैं जितने कृष्णपाल गुर्जर हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं बाजी गुर्जर साहब, कृष्णपाल गुर्जर की लगती है। एक तो मोदी के नाम पर वोट देना है और दूसरा कि वो युवा हैं उनकी की तुलना में जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। देखिए बिल्कुल, अभी तक जब हम चर्चा कर रहे थे तो चर्चा हम कर रहे थे कि महेंद्र प्रताप सिंह के फेवर में क्या है, लेकिन अब जब हम बात करते हैं कि कृष्णपाल गुर्जर के फेवर में क्या नजर आता है तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि मोदी का नाम उनके लिए फेवर का बहुत ज़बरदस्त फेवर है। दूसरी बात जो सबसे बड़े उनके फेवर में जो चीज़ आती है कि कांग्रेस पार्टी में एक तरह से जो अलग अलग गुट बने हुए हैं, ये गुट उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। कई सारे लोग ऐसे हैं, जैसे करण दलाल की बात करें, जिनका नाम चला था, वो टिकट मांग रहे थे और काफ़ी कोशिश उन्होंने इस बात की थी कि वो टिकट मिल पाए तमाम नेताओं के साथ। फिर उन्होंने पंचायत की, पंचायत में इस बात का फैसला हुआ कि 6 तारीख तक टिकट अगर वापस हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज वो अगला फैसला करेंगे। तो पार्टी ने मना तो उनको लिया है, वो चुनाव प्रचार में दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन अंदरूनी सूत्र ये बताते हैं कि उनकी जो टीम के लोग हैं वो ज़्यादातर टीम के लोग नजर आते हैं कृष्णपाल गुर्जर के साथ। इसी तरह से तमाम लीडर्स जो हैं, उन तमाम लीडर्स की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं भितरघात जो है वो कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आएगा इस चुनाव में, चूंकि तमाम विधायकों से जो कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे हैं उनसे जब हम बात करते हैं, उनके समर्थकों से जब हम बात करते हैं, तो एक सबसे बड़ा पॉइंट जो निकल कर आता है वो ये कि कृष्णपाल गुर्जर की सबसे बड़ी खासियत क्या रही है कि अपने विरोधियों को भी उन्होंने आपके साथ बांध कर रखा है। इसका मतलब यह है कि आप अगर ये चर्चा आमतौर पर रहती है और इस बात को हमने देखा है कि जब भी आप कृष्णपाल गुर्जर के विरोधी को कहीं देखेंगे, जैसे वो बीजेपी में है, आप कांग्रेस के किसी लीडर को देखेंगे, आप INLD के किसी लीडर को देखेंगे, लेकिन बहुत से ऐसे काम हैं जब उन लोगों को काम पड़ते हैं और वो कृष्णपाल गुर्जर के पास जाते हैं तो कृष्णपाल गुर्जर उनके
एक काम करते हुए नजर आते हैं, उनसे तमाम तरीके की चीज़ों को भूलकर उनके काम करते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि फरीदाबाद में तमाम जो कांग्रेसी लीडर हैं, पार्टियों के लीडर हैं, वो रात के समय कृष्णपाल गुर्जर के साथ होते हैं, उनकी टीम का एक हिस्सा बने हुए होते हैं। और ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट बहुत मायने रखने वाला है। कृष्णपाल गुर्जर के फेवर की जब हम बात करते हैं तो कांग्रेस में जो भीतरघात की जो उम्मीद है, जिस तरह से अलग अलग गुट बने हुए हैं, ये एक बड़ा पॉइंट होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि जब हमने सर्वे किया तो सर्वे का जो आधार क्या होता है, आधार ये रहता है कि बहुत सारे वोटर ऐसे होते हैं जो बड़े खुलकर अपनी बात को रखते हैं। जैसे कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो वो लोग कहते हैं कि भाई हम महेंद्र प्रताप को यहां से जिताएंगे। तो पूछा गया अगला सवाल कि महेंद्र प्रताप को जिताएंगे तो प्रधानमंत्री कौन होगा? बोले प्रधानमंत्री मोदी होगा। तो सवाल पूछा गया कि जब प्रधानमंत्री मोदी होगा तो महेंद्र प्रताप को जिताकर किस तरह से मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? तो इन चीजों का लोगों के पास जवाब नहीं होता। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। वोटर भी कई प्रकार के होते हैं, बहुत सारे जो वोटर्स हैं, आम वोटर्स की हम बात करें तो साइलेंट वोटर रहता है। कुछ वोटर ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा वोकल होते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं और एक माहौल सा बनाते हैं। लेकिन ये जनता है और ये लोकतंत्र है जिसमें कुछ भी संभव है। और आप हम जो कर रहे हैं ये पत्रकारिता है। दोनों पक्षों की जो हम बात कर रहे हैं, कौन किसका ये मजबूत पक्ष है, ये वाला जो पक्ष है उनका ये कमज़ोर हो सकता है। महेंद्र प्रताप को लोग चाहते हैं कि वो जीतें, लेकिन चाहते प्रधानमंत्री मोदी बने। तो वोट इस दृष्टि से वो कृष्णपाल गुर्जर को डाल देते हैं। तो यही लोकतंत्र है, यही पत्रकारिता है और जनता सब जानती है। और 25 तारीख को जब मतदान होगा तो उसका नतीजा जब 4 जून को आएगा तो फिर इस विषय पर बातचीत होगी कि पहलू क्या रहा और किस तरीके से मतदाता ने वोट डाला। बने रहे आप हमारे साथ। और अब हम रुख करते हैं हमारे रवि चंदेल संवाददाता जो इस वक्त अंबाला से हमारे साथ में जुड़े हैं। रवि, बहुत स्वागत है आपका। अंबाला जो सीट है उसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि अंबाला में क्या माहौल था और प्रधानमंत्री वहाँ पर खुद रैली करने गए। जो बंतो कटारिया हैं इस वक्त उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी की, वहीं पर मुलाना जो हैं फूलचंद मुलाना के बेटे वो उम्मीदवार हैं। अभी बेहतरीन उनको विधायक का खिताब भी मिला था। कुल मिलाकर अंबाला की जो सीट है वहाँ पर क्या माहौल देखने को मिला और जो स्टार प्रचारक थे उनकी किन किन की आमद वहाँ पर रही, उससे माहौल में कुछ फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, या महज जो स्टार प्रचारक होते हैं इनको देखने के लिए लोग आते हैं या वोट्स में भी कन्वर्ट होती हैं ये चीज़ें? देखिए, अंबाला का जिक्र करें तो अंबाला में जब तक जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचे थे, उससे पहले एक तरीके से फंसी हुई सीट जो है, या फिर यूं कहें कि एक कांटे की टक्कर जो थी वो देखने को मिल रही थी। वरुण चौधरी मुलाना जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और बंतो कटारिया जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, एक कांटे की टक्कर जो थी वो देखने को मिल रही थी। और कयास ये लगाए जा रहे थे कि बहुत अधिक असर जो है वो किसानों का भी अंबाला लोकसभा की सीट पर जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होता है, अंबाला शहर के अंदर एक रैली जो है वो की जाती है, जनसभा को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करते हैं तो बहुत हद तक चीज़ें जो है वो काफ़ी परिवर्तन जो है वो उसमें आ जाता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जब अपनी स्पीच देनी शुरू करी थी, उन्होंने तमाम चीज़ों का जिक्र किया, किसानों से लेकर पाकिस्तान तक का और पाकिस्तान से लेकर धारा 370 को हटाने तक का, तमाम चीज़ों को जो है वो उन्होंने गिनाया और सीधे तौर पर वोट अपील की। और मौजूदा समय का यदि हम जिक्र करें तो ये जरूर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक एडवांटेज जो है वो ज़रूर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बंतो कटारिया को मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखना दिलचस्प रहेगा कि 25 तारीख जब लोकतंत्र के महापर्व में मतदाता अपने मत का जो है वो इस्तेमाल करेंगे तो वो किसके फेवर में करेंगे। लेकिन जिस तरीके का लबोलबाब अभी तक वहाँ पे रहा, वहाँ पे बहुत हद तक जो है कैडर वोट जो है वो अपना कैडर जो वोटर्स हैं वो अपना मत जो है वो सामने आकर मीडिया के सामने बोलते हुए दिखाई दिए। लेकिन जो साइलेंट वोटर है उसका जो है वो रुख देखने दिलचस्प रहेगा, क्योंकि ना तो किसी मीडिया के प्लेटफॉर्म के सामने जो वो अपनी बात जो है वो खुले मन से सामने रखते हैं, ना ही अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनके सामने अपनी बात जो है वो खुले तौर पर रख पाते हैं। तो देखने वाली बात है कि जो साइलेंट वोटर है वो उनका रुख जो है वो क्या रहने वाला है, क्योंकि साइलेंट वोटर्स ही इस बार के जो चुनाव है, चुनावी रण है, खास तौर पर यदि हरियाणा का जिक्र करें, वही जो है वो किसी भी उम्मीदवार की तकदीर जो है वो लिखेगा कि आखिरकार उसके खाते में जो है वो सांसदी जो है वो आती है या फिर नहीं आती। तो वही हाल जो है वो अंबाला का भी, अंबाला में बहुत
बहुत हद तक जो है वो माहौल को एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाने का काम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। लेकिन वरुण चौधरी मुलाना को जो है वो किसी भी तरीके से कम में नहीं आंका जा सकता। जिस तरीके से यदि राहुल गांधी का जिक्र करें, राहुल गांधी भी अंबाला पहुंचे थे, बहुत सारी बातें उनकी तरफ से की गई। तो ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि फिलहाल की स्थिति के अंदर जो है वो कांटे की टक्कर जो है वो एक मरतबा फिर से, जब राहुल गांधी दोबारा अंबाला पहुंचे थे तो उसके बाद से कांटे की टक्कर जो है वो अंबाला में देखने को मिल सकती है। जी, बिल्कुल लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में हमने कहा कि सबको अपनी बात रखने का, कहने का, और ख़ासतौर से जो मतदाता है उसको अपने मतदान के ज़रिए अपनी दिल की बात कहकर बटन दबाने का अधिकार है। आप बने रहिए हमारे साथ, वापस आपके पास फिर से लौटने की कोशिश करेंगे। अब गुरुग्राम का रुख करते हैं। गुरुग्राम से हमारे संवाददाता नीरज अंबावता जुड़े हुए हैं। नीरज, गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो गुरुग्राम देश के उन शहरों में से एक है जो सबसे ज़्यादा विकसित हैं। गुरुग्राम में जब आप घुसते हैं तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मल्टीनेशनल्स के दफ्तर, वहाँ की आबो हवा वो कुछ अलग बात कहती है। लेकिन जब गुरुग्राम से आप गांव में घुसते हैं, अंदर नूह के इलाके में जाते हैं या दूसरे इलाकों में जाते हैं, तो वहाँ की आबो हवा उससे बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देती है। और गुरुग्राम की सीट ऐसी है कि इसमें न्यूयॉर्क जैसा दिखने वाला गुरुग्राम है, तो वहाँ पर आप कहें कि नूह और मेवात भी है। तो कुल मिलाकर जो ये सीट है गुरुग्राम की, यहाँ पर क्या हवा आपको देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गुरुग्राम लोकसभा सीट की बात करते हैं तो इस लोकसभा सीट में 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, नूह, रेवाड़ी और गुरुग्राम। गुरुग्राम एक ऐसा जिला है कि जो दुनिया के नक्शे पर एक अपनी अलग पहचान बनाता है, और जैसे ही गुरुग्राम में लोग घुसते हैं तो लगता है कि किसी विदेश में जो लोग हैं वो यहाँ लोग जो है अंदर आ चुके हैं। चाहे दुबई की बात करें, अमेरिका की बात करें, या फिर दुनिया के बड़े शहरों से गुरुग्राम की तुलना होती है। लेकिन जब ही गुरुग्राम लोकसभा के हम दूसरे इलाके में जाते हैं, नूह के, तो वो इलाका जो है देश के सबसे पिछड़े हुए इलाकों में से एक माना जाता है। और लगातार चाहे सरकार की बात करें, इनेलो की, कांग्रेस की, बीजेपी की, तमाम सरकारें हमने देखी, और तमाम सरकारों के साथ साथ जब भी लोकसभा का चुनाव होता है तो दावे वायदे तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ तमाम नेता यही करते हुए दिखाई देते हैं कि इस बार मेवात का विकास होगा, और मेवात अब जो है वो गुरुग्राम की टक्कर ले पाएगा, या फिर गुरुग्राम के बराबर मेवात को विकसित करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन पिछले जो है हमने 1 महीने से देखा कि तमाम राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार किया, प्रसार किया, अपने अपने दावे किए, अपने अपने वायदे किए। खासतौर पर अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने गुरुग्राम में तमाम हुए विकास के मुद्दों को अपनी जनता के बीच रखा, तो वहीं जेजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने तमाम जो गुरुग्राम में विकास नहीं हुए या फिर जो गुरुग्राम की समस्या थी उनको यहाँ के लोगों के बीच रखा। लेकिन आज चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। अगर हम बात करें गुरुग्राम लोकसभा सीट पर कौन कौन से दिग्गज है और किसका मुकाबला किससे हो सकता है, सबसे पहले राविंद्रजीत सिंह जो कि यहाँ से मौजूदा सांसद है, केंद्र में राज्य मंत्री है, 5 बार के सांसद रह चुके हैं, 3 बार जो है केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, 4 बार विधायक रह चुके हैं, और साथ ही साथ हरियाणा में वो मंत्री भी रह चुके हैं। यानी कह सकते हैं कि कुल मिलाकर एक बड़ा चेहरा और एक कद्दावर नेता, न केवल गुरुग्राम लोकसभा सीट पर बल्कि महेंद्रगढ़ भिवानी सीट पर भी उनकी अलग एक अपनी पकड़ है। और यही कारण है कि जब महेंद्रगढ़ में आज जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो राव इंद्रजीत सिंह को वहां बुलाया जाता है, क्योंकि गुरुग्राम लोकसभा सीट का जब परिसीमन हुआ था तो पहले गुरुग्राम महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट हुआ करती थी 2000 साल से पहले। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक ऐसे बड़े चेहरे को, दिग्गज चेहरे को जो है बीजेपी ने यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी अपने एक मजबूत उम्मीदवार को गुरुग्राम के इस रण में जो है बुलाया है। 5 बार के सांसद वो भी है, हालांकि जो है जी कांग्रेस ने राज बब्बर साहब को यहाँ से उतारा है, वो भी 6ठी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। राज बब्बर एक फिल्मी सितारे तो हैं ही हैं, एक जाना पहचाना चेहरा भी है और यूपी में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लेकिन ऐसा अब जो फीडबैक मिल रहा है आम वोटर से या जो राजनीति के विशेषज्ञ हैं, कहते व्यक्ति के तौर पे, उम्मीदवार के तौर पर तो ठीक है, लेकिन जहाँ से इनको चुनाव लड़वा दिया ये गलत हो गया। क्योंकि जो गुरुग्राम वाला इलाका है उसमें अगर आप कहें कि यादव
बाहुल इलाका है, तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का एज, मतलब जितने भी अधिक से अधिक लोगों से बातचीत करते हैं तो उनको वहाँ से दिखाई देता है। क्या ये फैक्टर है? और आप प्रचार में लगातार आप जुड़े रहे हैं, तो राज बब्बर या जो कांग्रेस पार्टी है वो प्रचार में क्या कुछ सक्रियता में कम दिखाई दी भारतीय जनता पार्टी की तुलना में, या बराबर की कड़ी टक्कर आपको दिखाई दे रही है? जी देखिए, बिल्कुल अगर हम राज बब्बर की बात करते हैं तो छठी बार का सांसदी का चुनाव वो भी लड़ रहे हैं और राव इंद्रजीत सिंह से सीधा सीधा उनका मुकाबला है। लेकिन जब राज बब्बर को यहाँ से नहीं उतारा था तो उससे पहले ये माना जा रहा था कि राव इंद्रजीत सिंह यहाँ से जो है वो पिछले मार्जिन की तुलना ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आया और राज बब्बर ने जो है गुरुग्राम के तमाम जो कांग्रेसी नेता थे, क्योंकि कांग्रेस को माना जाता है कि कांग्रेस में फूट है, लेकिन राज बब्बर के साथ तमाम जो कांग्रेसी नेता थे वो एकजुट होते हुए दिखाई दिए। और तमाम जब कांग्रेसी नेता एक साथ निकले तो कह सकते हैं कि चुनावी मुकाबला जो है जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आया और चुनाव प्रचार खत्म होने तक कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मुकाबला बेहद नज़दीक होता जा रहा है। लेकिन अभी भी ये माना जा रहा है कि इस सीट से जो है राव इंद्रजीत सिंह इस बार जीत जाएंगे, लेकिन वोट का जो मार्जिन होगा वो उनका काफ़ी कम रहने वाला है। लेकिन एक टक्कर जो है राज बब्बर कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह को दे सकते हैं, क्योंकि पिछली बार कैप्टन अजय सिंह यादव को जो है कांग्रेस की तरफ से गुरुग्राम के मैदान में उतारा था, लेकिन वो 3 लाख नीरज, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कितने वोटों से जीतेगा, वोट अंतर कम रहेगा, ये चीज़ें, ये टिप्पणी हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो सारे अधिकार हैं ये वोटर के पास हैं और वोटर जो है अपने अधिकार का प्रयोग 25 तारीख को करेगा। आप लगातार इस चुनाव प्रचार को बहुत ही संजीदगी से कवर करते रहे। अब आप कह सकते हो 25 तारीख तक हल्का सा छोटा सा ब्रेक आपको मिलना वाला है। आप बने रहिए हमारे साथ, फिर वापस लौटने की आपके पास कोशिश करेंगे। राज का रुख हम कर रहे हैं। राज इस वक्त हमारे साथ करनाल से जुड़े हैं, क्योंकि वो भी इस चुनाव के दौरान लगातार टूर कर रहे हैं। तो राज, अभी हमने सीट्स की बात करें तो अंबाला की बात कर ली, फरीदाबाद की बात कर ली, करनाल की बात कर ली। आप आज सुबह सिरसा में थे, अशोक तंवर का आप इंटरव्यू कर रहे थे, और सिरसा में उनका जो मुकाबला है वो शैलजा कुमारी से है। अशोक तंवर की बात करें तो वो भी पहले कांग्रेस के अध्यक्ष थे और शैलजा कुमारी जो हैं वो भी पहले कांग्रेस की अध्यक्ष थी। आज वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ पर क्या माहौल है? क्योंकि जो कांग्रेस की गुटबाजी हमने देखी पहले, उसमें शैलजा का कैरेक्टर, अशोक तंवर का कैरेक्टर ये अहम रहते थे। हालांकि अब वो वाली भूमिका किरण चौधरी काफ़ी अच्छे से निभा रही हैं, जो कांग्रेस में आपसी तनाव रहता है। तो क्या माहौल आपको दिखाई दिया? क्योंकि अभी आप वहाँ से लौटे ही हैं सिरसा से, मैं आपसे जानना चाहूँगा। बिल्कुल, देखिए मुकाबला कड़ा है। अगर सिरसा की बात भी करते हैं, आखिरी छोर हरियाणा का, और इस आखिरी छोर में दो ऐसे दिग्गज जो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रहे, जिसका जिक्र आपने भी किया, और ये दोनों वो चेहरे जो लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुखालफत करते रहे, उनके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहे, और आज दोनों चुनावी मैदान से एक दूसरे के खिलाफ, एक बीजेपी और एक कांग्रेस से चुनाव मैदान में है। तो लाजमी तौर पर कड़ी टक्कर होने वाली है। थोड़ा सा एज शैलजा को मिल सकता है, ऐसा वहाँ के लोग बताते हैं। लेकिन जिस तरीके का प्रचार वहाँ पर देखने को मिला सिरसा में, अगर बीजेपी की बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे बड़े चेहरे के तौर पर, खासतौर पर हिंदू चेहरे के तौर पर उन्हें देखा जाता है। तो ऐसे में सिरसा के लिहाज से, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वोटर्स जो है वो हिंदू है और हिंदू समाज से ही आते हैं, तो योगी आदित्यनाथ को वहाँ पर उतारा गया और अच्छी खासी रैली वहां पर भी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात करेंगे तो प्रियंका गांधी वाड्रा आज जो है वो रोड शो करती हुई वहां पर नजर आई, और उस दौरान हम वहीं पर थे, तो वो भी अच्छा खासा रोड शो था। तो ऐसे में जो बैलेंस ऑफ थिंग्स है वो कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा है, और कांग्रेस पार्टी भी चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि हम अमूमन देखते हैं जो एक ट्रेंड बीजेपी का दिखता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नजर आते हैं और उस मेहनत के पीक को छूते हुए नजर आते हैं, और कांग्रेस पार्टी भी उस तरफ ही जाने की कोशिश करती है। मुकेश जी, क्योंकि सिरसा की बात आपने की, तो अगर आज के टेम्परेचर की बात करेंगे, तकरीबन 44 डिग्री का टेम्परेचर वहां पर था, और उस कड़ी धूप में भी
जो कार्यकर्ता है वो लगातार निकल रहे हैं घरों से और वोट अपने कैंडिडेट्स के लिए, मनपसंद कैंडिडेट के लिए मांग रहे हैं। 2 दिन पहले देश में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पर था, तकरीबन 46 डिग्री, और उसके बावजूद लगातार जो दोनों उम्मीदवार हैं उनके समर्थक जो है वो मैदान में उतरे हुए नजर आते हैं, लोगों के बीच में जाते हुए नजर आते हैं। तो मुकाबला निश्चित तौर पर कांटे का है और दोनों कांग्रेसी जब मैदान में आ जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं टक्कर और कड़ी हो जाती है। इसी तरीके का मुकाबला कुरुक्षेत्र में भी देखने को मिला, लेकिन वहां पर फायदा नवीन जिंदल को यह होता हुआ नजर आता है कि कांग्रेस की तरफ से कोई कैंडिडेट नहीं है, इंडिया गठबंधन की तरफ से सुशील गुप्ता चुनाव मैदान में है। लेकिन सिरसा इंटरेस्टिंग सीट रहने वाली है, कई मायनों में कहा जा सकता है, और वो भी तब जब 2009 में इसी सीट से अशोक तंवर जीत दर्ज कर चुके हैं। हालांकि 14 और 19 में हार का सामना उन्हें करना पड़ा और पिछली मर्तबा जिनसे वो चुनाव हारे, इस बार उन्हीं का टिकट काटकर उन्हें पार्टी ने टिकट दी। तो ऐसे में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कुछ तो बात अशोक तंवर में है कि जब वो कांग्रेस में थे तो बहुत खास, बहुत क्लोज राहुल गांधी के थे, और अब जब बीजेपी में आए हैं तो पहली बार आते ही उन्हें टिकट भी मिल गया और चुनाव भी लड़ रहे हैं, क्योंकि हम देख चुके हैं। मैं सुबह आपकी बातचीत उनके साथ सुन रहा था जब आप लाइव उनसे बातचीत कर रहे थे सुबह 9 बजे, तो आपने पूछा भी कि ऐसा अशोक तंवर में क्या है कि कांग्रेस वालों के भी खास हो जाते हैं और फिर टीएमसी में जाते हैं तो ममता बनर्जी को भी अच्छे लगने लगते हैं। अब भाजपा में आए हैं तो सुनीता दुग्गल जिनसे वो चुनाव हारे थे उनका ही टिकट काट के उनको दे दिया, तो भाजपा के भी ब्लू आई बॉय बन गए। वापस आपके पास लौटेंगे और जो अगली सीट होगी उसके बारे में आपसे जानकारी लेंगे। इस वक्त राज हमारे साथ भिवानी से और नारनौल से जोगिंदर जुड़े हैं। जोगिंदर जी हमें जो भिवानी और महेंद्रगढ़ की सीट है उसका विश्लेषण करेंगे, क्योंकि महेंद्रगढ़ का जो हेड ऑफिस है वो नारनौल है। तो नारनौल पहले चलते हैं और उसके बाद दीपक जी के पास चलेंगे जो हॉट सीट रोहतक की बात करेंगे, क्योंकि रोहतक भी करनाल के बाद सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन पहले नारनौल चलते हैं। जोगिंदर जी, नारनौल में काफ़ी गर्मी है, राजस्थान के साथ लगता इलाका है, और आज तो यहाँ का जो पारा है वो और भी ज़्यादा चढ़ा हुआ लग रहा है, क्योंकि मोदी साहब अभी आए थे पाली गांव में, बिल्कुल आपके साथ का ही गांव है, तो वहाँ पर जो उन्होंने कहा तो किस तरीके की हवा बही। और यहाँ पर जो मुकाबला है ये कहते हैं 2 दोस्तों के बीच में है, धर्मवीर जी के बीच में और दान सिंह के बीच में। दोनों कॉलेज यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं, साथ ही हुआ करते थे, आज भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी दोस्ती है, दोस्ती में कोई कमी नहीं है। तो क्या हवा बह रही है और जनता इस बार क्या कर दिखाएगी, कुछ हमें आइडिया दीजिए। देखिए मुकेश जी, आपने पारे की बात की। पारा जो आसमानी पारा है वो 46 से 47 डिग्री के बीच है, लेकिन चुनावी पारा इसको भी पार कर चुका है और नेताओं के जो दौरे रहे वो जो आसमानी पारा है वो कोई असर नहीं कर पाया नेताओं के दौरे पे, क्योंकि राजनीति का जो पारा है वो काफी ऊपर चला गया। और आज प्रचार अभियान जो है वो खत्म हो गया है, 5 बजे खत्म हो गया है प्रचार अभियान। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महेंद्रगढ़ के साथ पाली गांव में एक विशाल बड़ी रैली को संबोधित किया, और ये रैली 2 लोकसभा क्षेत्रों के लिए की गई थी, भिवानी महेंद्रगढ़ और गुड़गांव रैली के लिए। दोनों प्रत्याशी भी थे, चौधरी धर्मवीर सिंह भी और राव इंद्रजीत सिंह भी मंच पर उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने पूरे बड़े जनसमूह के सामने एक अपील की कि ये दोनों को आप जिताकर भेजें, जब ये जीतेंगे तो मैं मजबूत होऊंगा। उन्होंने इस क्षेत्र की भी बातचीत की, पुराने जो उनके यहाँ घूमने के जो दौरे रहे, यहाँ वो रहे लंबे समय तक भाजपा के लिए, संघ के लिए उन्होंने जो काम किया उनकी भी उन्होंने चर्चाएं की कि यहाँ गली गली में घूमा हूँ, लोगों से लोकल बातें की, खान पान की जो बातें की, खिचड़ी, बाजरे की खिचड़ी और राबड़ी की जो बातें की, उससे मोदी जरूर यहाँ के लोगों का जो दिल है वो जीत कर गए हैं। क्योंकि अगर किसी स्थानीय नेता से अगर मोदी स्तर के एक प्रधानमंत्री स्तर के व्यक्ति बातें करें तो जरूर है कि जो लोग वहां रैली में उपस्थित हैं उनका मन और विचार जरूर मोदी के साथ में मिलते हैं। जी, मतलब आप कहना चाह रहे हैं मोदी जी ने जो बाजरे की खिचड़ी की बात कर दी और उस खिचड़ी में जो घी डाल के उनको दिया जाता था, हालांकि कहते हैं कि मैं गुजराती हूँ, इतना ज़्यादा घी नहीं खाता,
फिर भी मेरे को बहुत अच्छा लगता था। बाद में उनको राबड़ी पिलाई जाती थी, मोटी मोटी रोटी खिलाई जाती थी। ये ऐसी बातें हैं जो वहाँ के वोटर्स के दिल लुभाने में आपके मुताबिक कामयाब रही। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो जो दान सिंह हैं, ये मैंने बताया कि धर्मवीर जी के अच्छे दोस्त हैं, इनको टिकट दी गई है और टिकट मांग रही थी किरण चौधरी अपनी बेटी के लिए, उनको टिकट नहीं दी गई। इसी के चलते दान सिंह जी और किरण चौधरी के बीच में फंस गए थे राहुल गांधी, बीच में बैठे हुए थे और वो दोनों राहुल गांधी को कुछ कह के पता नहीं कन्विंस करना चाह रहे थे, एक दूसरे की शिकायत लगा रहे थे, लेकिन हंगामा बरपा था। तो दान सिंह कितना कंफर्टेबल फील कर रहे हैं और उनकी स्थिति क्या है? देखिए, अगर हम राहुल गांधी की रैली की बात करें तो रैली के मंच पर जो ये हुआ घटनाक्रम, जैसे ही हुड्डा भाषण देने के लिए मंच पे माइक पर गए, वैसे ही किरण चौधरी उनकी सीट पर बैठी और राहुल गांधी से वही शिकायतें बाजी जो ऐसा लग रहा था, क्योंकि ऑडियो नहीं थी, तस्वीरें जो हैं वो ये बयां जरूर कर रही थी कि किरण चौधरी ने जो दान सिंह है उसकी जरूर शिकायत की है, क्योंकि एक वीडियो भी जारी किया था किरण चौधरी ने दान सिंह को लेकर के कि वो मुझे बुलाते नहीं है, मैं फोन करती हूं तो मेरे फोन नहीं उठाते हैं, मेरे हलके में चुनाव प्रचार के लिए आते हैं तो मुझे निमंत्रण नहीं दिया जाता। ये तमाम शिकायतें, उनके एक वीडियो जारी हुआ था और उसके बाद में काफी ये वायरल भी हुआ और यही मुद्दा रहा। और अगर देखा जाए तो राहुल की रैली में जब मंच से ये बातें हुई तो इसका कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर ये तमाम बातें नहीं होती तो कहीं ना कहीं इस रैली का फायदा कांग्रेस को मिलता। इस मंच पर इस तरह की बातें होना अब ये साफ जाहिर हो गया है कि जहां कांग्रेस एकता का राग भले ही आलाप ले, लेकिन जनता के बीच, राहुल गांधी के बीच, बड़ी रैलियों के बीच जब इस तरह का संदेश आम जनता के पास जाता है तो कांग्रेस कैसे ये विश्वास दिला पाएगी कि कांग्रेस एक है, कांग्रेस में फूट नहीं है। ये ही नहीं बल्कि जब राहुल गांधी वहां से निकलने लगे तो बकायदा श्रुति चौधरी को वहां गाड़ी के नजदीक बुलाया गया और राहुल गांधी ने श्रुति चौधरी के कान में कुछ कहा। क्या कहा ये तो नहीं बता सकते, तो श्रुति चौधरी ही बता सकती है या राहुल बता सकते हैं तो जी। वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए वहां से निकली थी। जी जी, शुक्रिया जोगिंदर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप सालों से एक अच्छी पत्रकारिता करते आ रहे हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी के ज़रिए आप वहाँ के लोगों के दिल में बसते हैं। इसी तरीके से आप पत्रकारिता करते रहिए और जो बातें एक पत्रकार को बतानी चाहिए वो जनता को बताते रहिए। दीपक के पास चल रहे हैं। दीपक भी खाटी पत्रकार हैं, रोहतक से हमारे साथ जुड़े हैं, कई सालों से हमारे साथ काम कर रहे हैं। दीपक, रोहतक की जो सीट है, इस सीट को लेकर भी लोगों में उतनी ही रुचि है जितनी रुचि करनाल की सीट को लेकर है या गुरुग्राम की सीट को लेकर है या फरीदाबाद की सीट को लेकर है। क्या वहाँ पर इस वक्त स्थिति आपको देखने को मिल रही है? क्योंकि वहाँ पर जो दिग्गज मैदान में हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं और उनका जो वहाँ पर कद है अपने पिताजी की वजह से वो तो बड़ा है ही है, वो सांसद भी रह चुके हैं। लेकिन पिछला जो चुनाव जीते थे वो अरविंद शर्मा जीते थे, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। वो कांग्रेस में भी रह चुके हैं, निर्दलीय भी चुनाव लड़ चुके हैं, डॉक्टर हैं, MDS हैं, बातचीत करने में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। तो जातिगत समीकरण और हुड्डा जी का दीपेंद्र को कितना लाभ मिल रहा है और अरविंद शर्मा को मोदी का कितना लाभ मिल रहा है, ये विश्लेषण मैं आपसे चाहूँगा। हाँ मुकेश, देखिए ये वास्तव में हॉट सीट है और पूरे हरियाणा की नज़र इस सीट पर है और अकेले अन्य लोगों की नहीं, खुद कांग्रेस पार्टी के नेताओं की सीट पर इस सीट पर नज़र है। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से जो चुनाव मैदान में उनके दीपेंद्र सिंह हुड्डा वो 3 बार सांसद रह चुके हैं, चौथी बार वो हार गए थे। तो कहीं ना कहीं इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो साख है वो इस चुनाव के नतीजे पर दांव पर लगी हुई है। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो चुनाव लड़ रहे हैं या दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो किसी भी जनसभा में जाते हैं तो वो ये नाम नहीं लेते हैं
कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है या केंद्र में सरकार बनानी है। उनका यही कहना है कि रोहतक लोकसभा की सीट का नतीजा ये तय करेगा कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार बनाने जा रहे हैं। अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहां से जीत जाते हैं तो उनकी सरकार हरियाणा में बनेगी, ऐसा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दावा है। ये जो तर्क है दीपक जी, ये जो तर्क है, ये वाला तर्क समझ में नहीं आया, क्योंकि हम पत्रकारिता करते हैं ईमानदारी की, तथ्यों पे आधारित। तो ये जो तथ्य है ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर दीपेंद्र हुड्डा रोहतक की सीट जीत जाएंगे तो फिर हरियाणा में सरकार कांग्रेस की बन जाएगी। भाई ये चुनाव तो लोकसभा के हो रहे हैं ना, और जो विधानसभा के चुनाव हैं ये तो 6 महीने के बाद होने हैं, अक्टूबर में होने हैं। और वो 90 विधानसभा सीटों पर जो उम्मीदवार खड़े होंगे उनमें से जो जीतेंगे वो कांग्रेस के जीतेंगे तो कांग्रेस की बनेगी, भाजपा के ज़्यादा जीत के आए तो उनकी बनेगी। पहले की तरह हुआ कि जेजेपी या इनेलो या किसी और पार्टी का सहारा लेके गठबंधन की बनेगी। ये कैसे हो सकता है कि अगर दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से चुनाव जीत जाएंगे तो फिर हरियाणा में सरकार कांग्रेस की बन जाएगी? ये क्या तर्क है, ये थोड़ा मुझे समझाइए। मुकेश, देखिए, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शायद ये मान चुके हैं कि शायद केंद्र में सरकार जो इंडिया गठबंधन की है वो ना बन रही हो, तो वो हरियाणा की राजनीति का चुनाव लड़ रहे हैं। और क्योंकि अगर हम जो पिछले विधानसभा की बात करें, जो विधायक जीत कर आए हैं उसमें से ज्यादातर भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के लोग हैं। और आपको भी पता है कि हरियाणा में कांग्रेस की जिस कदर गुटबाजी है तो एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है। और अब की बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस ने फ्री हैंड भी दिया है, क्योंकि 10 जो 9 लोकसभा सीटें थी, जो 9 लोकसभा सीटों में जो प्रत्याशी उतरे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एक, अगर हम सिरसा से कुमारी शैलजा को छोड़ दे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिन नामों को प्रपोज किया था उन्हीं लोगों को टिकटें मिली हैं। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा हारते हैं तो दूसरे गुट को ये मौका मिल जाएगा कि जो अपने बेटे को नहीं जिता सकता तो उनके कहने पर विधानसभा की टिकटें क्यों दी जाएं। और अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीतते हैं तो और कहीं ना कहीं मैसेज भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से ये जाएगा कि वो ही हरियाणा में सर्वे सर्वा है और उनके कहने से टिकटें मिलनी चाहिए। तो इसी लिहाज से, क्योंकि राहुल गांधी, अब अगर मैं इस चुनाव प्रचार की भी बात करूं, आप ये देखें कि लगभग लोकसभा सीटों में राहुल गांधी या प्रियंका गांधी ये लोग चुनाव प्रचार करने के लिए आए, लेकिन रोहतक लोकसभा में कोई भी आला कमान का जो इनका नेता है, राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो या जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी वो भी चुनाव प्रचार नहीं करने आए। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये मैसेज देना चाहते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस वही है, और अगर उन्होंने जिन लोगों को टिकटें दी है बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल। हाँ, तो कहीं ना कहीं मतलब हरियाणा में कांग्रेस का मतलब है भूपेंद्र सिंह हुड्डा लाइन या खुड्डा लाइन। राज ठाकुर अक्सर ये बात करते हैं। राज ठाकुर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक और साथी हमारे साथ जुड़े हैं कुरुक्षेत्रा से, अशोक जी तैयारी कर रहे हैं। तैयारी होगी हो तो जरा इशारा कर दीजिए, सवाल ले लूँ मैं आपसे। कुरुक्षेत्रा की जो रणभूमि है, जिसको बहुत भली भांति जानते हैं, समझते हैं, परखते हैं। अशोक जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही हो तो आप बताइए कि इस वक्त नवीन जिंदल, जो कभी कांग्रेस के हुआ करते थे, अब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने वहाँ पर अपना उम्मीदवार नहीं दिया है। इंडिया गठबंधन के लिए उन्होंने आम आदमी के पार्टी के उम्मीदवार सुशील गुप्ता को चुना है। और इसके अलावा जो तीसरे बड़े चेहरे के तौर पर देखें तो अभय चौटाला इनेलो से वहाँ पर ताल ठोक रहे हैं। यानी तीनों ही बड़े उम्मीदवार हैं। आम आदमी पार्टी के हिसाब से सुशील गुप्ता बहुत बड़े हैं, नवीन जिंदल बहुत बड़े उद्योगपति हैं, भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं। बड़ी बड़ी जनसभाएं वहाँ पर हो रही हैं। और अभय चौटाला को तो आप जानते हैं, हरियाणा की राजनीति में उनको दरकिनार नहीं किया जा सकता। भले ही एक ही सीट आए, लेकिन अभय चौटाला की अपनी एक पहचान रहती है। तो जो चौथे उम्मीदवार हैं जेजेपी के, उनके बारे में भी आप हमें बताइए और इन तीनों का विश्लेषण भी बताइए कि हवा किस तरफ का रुख कर रही है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है, कहाँ पे मुकाबला दिख रहा है।
देखिए, कुरुक्षेत्र लोकसभा जाहिर है हरियाणा प्रदेश की हॉट लोकसभा सीट बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से जहां इंडिया गठबंधन यानी कि जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुशील गुप्ता, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन की सीट है। और जो इनेलो के कैंडिडेट है अभय चौटाला, वो यहाँ से किस्मत आजमा रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से 2 बार के पूर्व सांसद नवीन जिंदल, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से नवीन जिंदल को आनंद फानंद में टिकट दिया गया और नवीन जिंदल यहाँ से कुरुक्षेत्र से आए, तो जाहिर है आज 6 बजे के बाद प्रचार प्रसार हालांकि थम गया है और अब जो कैंडिडेट्स हैं चुनाव लड़ने वाले हैं वो लगातार डोर टू डोर घर जा रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए, यानी कि जो साउंड सिस्टम था वो नहीं बजाया जा रहा है और अब जो उनके घर बैठकर चाय पी रहे हैं, तो नेताओं का जो मिलने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है, डोर टू डोर घर जा रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात की जाए, लगभग यहाँ पर 18 लाख जो मतदाता हैं वो यहाँ पर उनकी किस्मत का जो कह सकते हैं फैसला वो 25 तारीख को ईवीएम में कैद होगा। और कुरुक्षेत्र लोकसभा में यानी कि जब चुनाव का परिणाम आएगा, कौन कितनी मतों से जीतेगा, ये बड़ा दिलचस्प रहेगा, क्योंकि त्रिकोणीय जो मुकाबला है वो यहाँ पर है। और जहां बात की जाए तो मुख्य मुकाबला रहेगा वो भारतीय जनता पार्टी के नवीन जिंदल और जो कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन कहा जा सकता है उनके जो प्रत्याशी है सुशील गुप्ता, उन दोनों के बीच रहने वाला है। मगर कहीं ना कहीं जो कांटे की टक्कर है वो अभय चौटाला भी देते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि अभय चौटाला यहाँ से चुनावी ताल ठोकी और अभय चौटाला खुद यहाँ से मैदान में लड़ रहे हैं। कल उन्होंने रोड शो निकाला, तो कहीं ना कहीं कमजोर अभय चौटाला को नहीं माना जा सकता। हालांकि जो सीट ये है कुरुक्षेत्र की, जो 18% जो वोट बैंक है यहाँ पर, वो जाट बहुल्य क्षेत्र है। मगर कभी भी यहाँ से जाट मतदाताओं की बात की जाए या जाट जो कैंडिडेट्स है वो यहाँ से जीतकर दिल्ली की पार्लियामेंट में नहीं गया। मगर जिस तरह से नवीन जिंदल 2004 में जीते और फिर उसके बाद 2009 में जीते, तो अब फिर एक बार नवीन जिंदल ने दोबारा यहाँ से ताल ठोकी है। और नवीन जिंदल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नवीन जिंदल और इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी सुशील गुप्ता, इन दोनों के बीच में मुकाबला रहने वाला है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी सुशील गुप्ता, मतलब लबोलबाब ये है अशोक जी, लबोलबाब ये है कि जो कुरुक्षेत्र की सीट है यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय है और इस त्रिकोणीय मुकाबले में जो कांग्रेस है वो डायरेक्टली भाजपा के साथ मुकाबले में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने गठबंधन किया है आम आदमी पार्टी के साथ और वहाँ से सुशील गुप्ता भाजपा के कैंडिडेट नवीन जिंदल के सामने खड़े हैं, लेकिन उनको टक्कर दे रहे हैं हरियाणा इनेलो के अभय सिंह। यानी त्रिकोणीय मुकाबला है और काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया और इसी तरीके से आप भी अपनी बेबाक रिपोर्टिंग करते रहिए और हमें भेजते रहिए। और अब क्योंकि थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा आपको 25 तारीख सुबह तक, तो नज़र रखिए कि घर घर जो चुनाव प्रचार हो रहा है, आपने बताया कि साउंड सिस्टम बंद है, तो आपसे हम लगातार फिर जुड़ते रहेंगे जी। और आइए अब एक बार फिर से रुख करते हैं राज ठाकुर का। राज, अब क्योंकि चुनाव प्रचार थम चुका है और अधिकतर जो सीट्स हैं उन पर हमने बातचीत की है, हमारे साथ और जो दूसरे साथी हैं वो भी लगातार जुड़ रहे हैं, तो अगर हम लबोलबाब निकालें अभी, तो ये जो 10 की 10 सीटें हैं इसमें किसी भी सीट को कम तरजीह दें ऐसा नहीं लग रहा। हर एक सीट पर जो उम्मीदवार हैं नामी गिरामी हैं और एक दूसरे के साथ कड़ी टक्कर में दिखाई दे रहे हैं। और जाहिर है कि जो वोटर है उनके लिए सभी उम्मीदवार बराबर हैं। जिस पार्टी का जो कार्यकर्ता होगा उनको अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित लग रही होगी, बता रहे होंगे, क्योंकि हमने बताया कि वोटर साइलेंट हो सकता है लेकिन कार्यकर्ता बहुत बोलते हैं। तो माहौल कुल मिलाकर ठीक ठाक है, शांतिपूर्ण है। बिल्कुल मुकेश जी, देखिए हमने 7 सीटों पर विस्तार से चर्चा की, अलग अलग रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े। 3 सीटें अभी भी ऐसी जिन पर बात करना बाकी है। अगर उनके विश्लेषण पर मैं आता हूं तो अंबाला, सोनीपत और हिसार, ये 3 सीटें ऐसी जिसमें से अंबाला और सोनीपत पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे और यहां पर उन्होंने जनता को संबोधित किया और हजारों की तादाद में लोग भी दोनों रैलियों में पहुंचे। अंबाला सीट को लेकर अगर बात की जाए तो वहां पर भावनात्मक कार्ड बीजेपी खेलती हुई नजर आई, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी तो वो पुण्यतिथि भी थी रतनलाल कटारिया की, जो मौजूदा सांसद है और स्वर्गीय रतनलाल कटारिया की धर्मपत्नी बंतो कटारिया वहां से चुनाव मैदान में है। रिजर्व सीट वो है और वहां से कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी फाइट दी जा रही है, क्योंकि वरुण चौधरी वहां से चुनाव मैदान में है, फूलचंद मुलाना के बेटे हैं, मौजूदा विधायक भी है। सिटिंग एमएलए के सामने जब आप खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं मुकाबला टफ हो जाता है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अंबाला की सीट भी फंसी हुई बताई जा रही है। हालांकि इमोशनल कार्ड के आधार पर एज बंतो कटारिया को दिया जा सकता है और लोगों के बीच में भी
जो छवि रतनलाल कटारिया की थी वो एक बेबाक नेता के तौर पर थी और अपनी बात खुलकर रखने के लिए वो जाने जाते थे। और उनके साथ भी जब हमने बातचीत की थी बंतो कटारिया के साथ, तो उनकी तरफ से भी इस बात का जिक्र किया गया कि जो लोग हल्का फुल्का नाराज भी थे वो अब यही कहते हैं कि हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। लेकिन वरुण चौधरी कड़ी टक्कर वहां से दे रहे हैं, ये तय है। सोनीपत की तरफ अगर जाते हैं तो मोहनलाल बडौली वो भी वहां से सिटिंग एमएलए, और सिटिंग एमएलए हमेशा टफ फाइट के लिए जाने जाते हैं। वहां पर जो सबसे ज्यादा मुद्दा इस वक्त चल रहा है वो यही कि भीतरी और बाहरी, क्योंकि ब्रह्मचारी जो कांग्रेस के कैंडिडेट है वो बाहर से आए हैं और ऐसे में उन्हें लेकर अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हुए नजर आते हैं। लेकिन सोनीपत वही जगह जहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक हार गए थे आखिरी चुनावों की अगर बात करते हैं, तो ऐसे में सोनीपत सरप्राइज देने के लिए जाना जाता है। ये जो भारी और जो अंदर वाला फैक्टर है राज, ये क्या है? और जो पिछला चुनाव है वो तो मुझे याद है, यहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी खड़े थे और उनको मुकाबला देने के लिए दिग्विजय आ गए थे, तो चुनाव हार गए थे। और उसके बाद हुड्डा साहब ने एक बयान भी दिया था कि ये कड़ी बिगाड़ है, इनको खुद तो जीतना नहीं है, मुझे भी हरा दिया, ये बयान सामने आया था। अम्बाला की सीट पर हमने विश्लेषण किया था रवि चंदेल के साथ, आप थोड़े इधर उधर गए हुए थे। हिसार की सीट पर आते हैं, हिसार में जो है वो क्या रुख दिख रहा है? क्योंकि हिसार में कहें कि एक बड़े नेता के तौर पर रंजीत चौटाला को आप देखते हैं, चौटाला परिवार से हैं, साथ में उनकी दो बहुएं चुनाव लड़ रही हैं, एक जेजेपी से हैं और एक इनेलो से हैं, नैना और सुनैना, तो तीन तो यही हो गए। चौथा कैंडिडेट जो है वो चौटाला परिवार से नहीं है, वो अलग है। हालांकि वो भी कहते हैं कि मैं तो चौटाला साहब का ही शिष्य हूँ, जेपी के नाम से उनको जानते हैं, जयप्रकाश। काफ़ी ज़्यादा बेबाक और यूँ कहें कि शरारती भी उनको लोग मानते हैं और कहते हैं पेट्रोलियम राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, एक अलग ही उनकी पहचान है, चाहे वो इंडिपेंडेंट लड़ें, कांग्रेस से लड़ें। तो हिसार की जो बढ़ती गर्मी थी उसको भी आपने अच्छे से झेला है, वहाँ से क्या आप समेट के लाए हैं हमारे दर्शकों के लिए? बिल्कुल, देखिए ये सीट सबसे रोचक है। ये सीट जानी भी इसीलिए जाती है कि जो परिवार की वोट है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि चौटाला परिवार के तीन कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में है, तो ऐसे में ये मुकाबला चौतरफा होता हुआ नजर आता है, त्रिकोणीय से भी चौतरफा की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। हालांकि हम स्पेसिफिकली पार्टियों पर नहीं जाते कि जेजेपी को किस तरीके का डेंट हुआ, इनेलो की वोट परसेंटेज कितनी गिरी, लेकिन अगर इस सीट के इंटरेस्टिंग फैक्टर की बात करते हैं तो वो यही है कि एक ही परिवार से तीन लोग चुनाव मैदान में और जो चौथे कैंडिडेट है वो भी जाट है। तो कुल मिलाकर हिसार की ये सीट जाट बाहुल्य सीट मानी जाती है और जो जाटों को रिझा पाता है ये उन्हीं के साथ जाते हैं। इस पूरे चुनाव के अगर लबो लबाब को भी समेटते हैं मुकेश जी, तो वो जाट वर्सेस नॉन जाट और साइलेंट वर्सेस वोकल का है। साइलेंट वर्सेस वोकल मैं यहां पर इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि हमने देखा कि जब हम पूरे हरियाणा में घूमे, अलग अलग जगह पर जाकर हमने सूर्य समाचार के लिए आपकी आवाज कार्यक्रम किया, तो वहां पर जो साइलेंट वोटर है वो डिबेट के दौरान भी बहुत साइलेंट रहता है और जो वोकल लोग हैं उनके बहुत ज्यादा बातचीत करने के बाद या फिर उनका विरोध सुनने के बाद वो साइलेंट वोटर कुछ बोलता हुआ नजर आता है, लेकिन बहुत नपा तुला बोलता है। अब सवाल यहां पर यही कि वो जो साइलेंट वोटर है वो किस दिशा में जाएगा, और साइलेंट वोटर ये भी हिसार के लोग कहते नजर आए कि जाट कभी भी साइलेंट नहीं रहते। तो यानी हिसार की सीट पर कम से कम आप कह सकते हैं कि साइलेंट वोटर आपको नजर नहीं आएंगे, भले ही पूरे हरियाणा में आपको वो नजर आए सिनेरियो। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जयप्रकाश को एज मिल सकता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़े हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक है वो ये भी मानते हैं कि रंजीत चौटाला का सौम्य स्वभाव उनके पक्ष में जाता हुआ नजर आ सकता है। बहरहाल कितना धरातल उतरेगा वो तो 25 मई के बाद 4 जून को पता चलेगा जब नतीजे आएंगे। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग सीट और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सीट अगर इसे कह दिया जाए तो गलत नहीं होगा। हालांकि आखिरी चुनावों को अगर याद करते हैं तो यहां से बीजेपी की ही टिकट पर बृजेंद्र सिंह चुनाव जीत गए थे, लेकिन अब की बार उन्होंने बीजेपी का दामन भी छोड़ दिया, कांग्रेस में चले भी गए और टिकट भी नहीं मिला। यानी अगर कहा जाए न माया मिली न राम तो गलत नहीं होगा। और अगर यहाँ पर एक और चीज जोड़ दी जाए कि इसका जो तिल्स्म है बैठा है वो भी कुछ अलग ही है। हिसार की आप बात करें तो हिसार में जो टिकट चाहने वालों की जो तादाद है वो हमेशा ही ज़्यादा रही है और बड़े बड़े नेताओं की रही है। चौधरी वीरेंद्र की बात कर लो, आप विजेंद्र की बात कर लो, उनकी माता जी की बात कर लो, कैप्टन अभिमन्यु भी यहाँ से चाहते थे कि उनको भाजपा से टिकट मिले, एक पुराने ओएसडी थे वो भी यहाँ से चाहते थे टिकट मिले।
लेकिन टिकट मिल गई रणजीत सिंह चौटाला को और अब जो भारतीय जनता पार्टी की टीम है उनके साथ खड़ी दिखाई दी। वहीं पर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी बहुत सारे चाहवान थे, तो वहाँ पे भी जयप्रकाश जी का नाम बिल्कुल सीधे तौर पे चल रहा था, ऐसा नहीं है। और कुलदीप बिश्नोई जी की बात करें तो वो भी यहाँ से टिकट चाहते थे। तो काफ़ी ज़्यादा रायता इस सीट्स पर वोटर्स को लेकर, जाति को लेकर फैलता हुआ दिखाई देता है। आपने बताया कि जाट नॉन जाट का फैक्टर काम करता है, लेकिन यहाँ पे तो चारों ही जो उम्मीदवार हैं आपने बताया जाट हैं और एक परिवार से 3 उम्मीदवार हैं। तो कितना रोचक रहने वाला है ये मुकाबला। जब 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे तो कुछ कयास लगाए जा सकते हैं या जो साइलेंट वोटर है वो खेल करेंगे? बिल्कुल, देखिए पूरे हरियाणा को लेकर स्थिति अलग रह सकती है, लेकिन इस सीट को लेकर स्थिति बिल्कुल अलग नजर आती है। यानी यहाँ पर जाट नॉन जाट और वोकल और साइलेंट के जो फैक्टर्स है वो काम नहीं करते, क्योंकि जाट हावी यहाँ पर रहते हैं। लेकिन जब चारों जाट चुनाव मैदान में आ जाएं तो मुकाबला और दिलचस्प हो जाता है। और उस दिलचस्पी को आप ऐसे भी समझ लीजिए कि जब बृजेंद्र सिंह को यहाँ से कांग्रेस टिकट नहीं देती और जयप्रकाश को टिकट दे दिया जाता है तो एक चीज और स्पष्ट हो गई। जो आपने पहले कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है या फिर खिलाफ है, तो हुड्डा लाइन या खुड्डा लाइन, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेहद करीबी जयप्रकाश माने जाते हैं, इसीलिए उन्हें यहां से टिकट दी गई। तो उनके लिए प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है, वो जीत पाए ये कोशिश भी की जा रही है। आदमपुर के चुनाव में वो हालांकि हार गए थे। और आपने बात कुलदीप बिश्नोई की भी की, तो कुलदीप बिश्नोई भी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं रंजीत चौटाला को। और दूसरी तरफ बृजेंद्र सिंह का भी बहुत ज्यादा रोष कम से कम पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर तो देखने को नहीं मिल रहा। तो ये कहा जा सकता है कि हिसार की सीट को इस फैक्टर ने और दिलचस्प बना दिया कि खुलकर न कांग्रेस से न बीजेपी से कोई मुखालफत होती हुई मौजूदा कैंडिडेट्स की नजर आई। ऐसे में कहा जा सकता है कि भले ही चर्चा करनाल और रोहतक की बहुत ज्यादा हो, लेकिन हिसार सीट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और हिसार सीट सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग यहां पर रहेगी, क्योंकि वोट कटने की जो राजनीति है वो हिसार सीट पर आपको सबसे ज्यादा नजर आएगी। इसी प्यारी सी लाइन के साथ आपको रोकूंगा और इसी लाइन के साथ जो आज का जो बिग न्यूज बिग शो है इसको विराम देंगे कि जिस तरीके से हिसार में जो टिकट के दावेदार थे, चाहवान थे, उनको टिकट नहीं मिला तो वो अब चुपके से अपने उम्मीदवार के साथ खड़े हो गए हैं या उनका कम से कम विरोध नहीं कर रहे हैं। उसी तरीके से जो हमारे वोटर्स हैं, जो हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जब परसों यानी 25 तारीख को सुबह सुबह वोट डालने जाएंगे और शाम के 6 बजे तक वोट डालने का जो सिलसिला है वो जारी रखेंगे, वो भी चुपके से उनके मन में क्या है बटन दबाकर ईवीएम का बताएंगे। और राज, आप लगातार इस चुनाव प्रचार में हमारे साथ जुड़े रहे, आगे भी जुड़े रहेंगे। तो अभी का जो बिग न्यूज़ बिग शो है इसको हम यहीं पर विराम देंगे और बिग न्यूज़ बिग शो के बाद भी हमेशा की तरह सूर्य समाचार पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इसलिए आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सूर्य समाचार पर ताज़ा खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।